पेन कहाँ गया? ये रहा पेन। लाइव है हम? पॉज क्यों हो गए हम? लाइव है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है मुझे खुद। उसको म्यूट कर दिया ना। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। इसको यहीं पे हेडफोन्स पे म्यूट कर दे यार, ताकि हाँ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सब बोलो। एक बार बताओ आप लोग कैसे हो। फिर बेटा ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो एक दिल बना दो, दिल वाले साइन पे रिएक्ट कर दो। और क्या हम आज का सेशन शुरू कर सकते हैं? हाँ, शुरू करें आज का सेशन। यस एवरीबॉडी, हमने पिछले क्लास में बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ा था, आप लोगों को बहुत मजा आया था। और आज हम बेटा उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए और भी सुपर से भी ऊपर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लास्ट क्लास को रिवाइज करेंगे, ताकि बेटा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो सबसे पहले वो डाउट क्लियर होने चाहिए। प्लस टॉपिक की कंटिन्यूटी होने के लिए समाप्ति एक्सप्रेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम बेटा टॉपिक की कंटिन्यूटी तभी करेंगे जब हम पिछली क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे। तो आप लोग का क्या काम है, आप लोग नोटबुक को बंद करो और नोटबुक को बंद करके बेटा रिवीजन करना है, ताकि इनकेस अगर आपकी कोई भी गलती हो रही है ना, तो उस गलती को या कोई चीज आपको मिस आउट हो रही है तो आपको पता चल जाए कि ये वाली चीज मेरी कम प्रिपेयर्ड थी, इसे मुझे अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत थी। अच्छा, एक और चीज बेटा मैंने सोची है, आप लोग मुझे बताना कि ये सही है या नहीं, ठीक है? तो क्योंकि मैं तुम्हारी क्लास में अर्जुना के बैच में और तुम्हारे बैच से शुरुआत हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर जब लक्ष्य के स्टूडेंट्स अर्जुना में थे तो हमने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन जो हमने 60 70 80 क्वेश्चंस किए हैं वो हमने तुम्हारे क्लास से शुरू किया है ना? तो तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुम मुझे इस पे थम्स अप दो। मैंने सोचा कि मैं ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करा रही थी, क्योंकि हर सीरीज का एक नाम होता है, तो मैंने सोचा कि ना मैं भी आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ उस सेशन का हम एक नाम रखेंगे, है ना? उस सेशन का हम एक नाम रखेंगे, सो दैट नाम से ना थोड़ी और फील आती है। तो मैं तुम लोगों से ये सजेशन चाह रही थी कि क्या हम उसका एक नाम रखें। मैंने एक नाम सोचा है, बाकी तुम्हें बोलने के बाद में फिर मैं लक्ष्य के स्टूडेंट्स को बताऊंगी, ठीक है? तो तुम्हारा पहला अधिकार है, ठीक है? लक्ष्य के बच्चे गुस्सा हो जाएंगे कि मैम आपने हमसे नहीं बोला, आपने सबसे पहले अर्जुना में जाके बोला। तो मैंने सोचा कि जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, क्योंकि हम एक पूरा सेशन उसको डेडिकेट करते हैं, हम 1.5 घंटा ऑलमोस्ट बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने सोचा है उस सीरीज का नाम हम रखेंगे, उस सीरीज का, क्योंकि मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा। ये नाम मैंने मेरी सिस्टर से पूछा, एंड शी इज ऑल्सो अ टीचर, तो उन्होंने मुझे ये नाम सजेस्ट किया कि आप ये नाम रख सकते हो। तो सीरीज का हम नाम रखेंगे बेटा तपस्या। तपस्या सीरीज क्या है? तपस्या, ठीक है ना? सो तपस्या इज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। चलेगा ये? आप लोग को सपोला सेशन, अरे इनको देखो, कह रहे मैम सपोला सेशन रख दो। अच्छा देखो, सपोला सेशन देखो, क्लास जब तुम्हारी पूरी ये जूलॉजी हो जाएगी तो हम बीच बीच में ना और भी सीरीज हम लेके आते रहेंगे। प्रयास एक्चुअली हमारे पास ना ऑलरेडी नाम है हमारे यहाँ पे, इसीलिए मैं चाहती थी तपस्या रखते हैं। सो हम करेंगे तपस्या, तो बेटा हमें नहीं रहेगी कोई समस्या। वाह बेटा वाह, कितना बढ़िया है बताओ। तो अगर ये नाम तुम्हें पसंद आया तो दिल वाले उस पे बेटा रिएक्ट कर दो। सो दिस इज सजेस्टेड बाय माय सिस्टर एंड आई थिंक हम सारे लोग बेटा अपनी लाइफ में तपस्या ही कर रहे हैं। और जब हम इतनी सारी तपस्या करेंगे, इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सो जब हम करेंगे तपस्या तो नहीं रहेगी कोई समस्या, और इसीलिए इस सीरीज का नाम है तपस्या। अर्जुनास को ये नाम पसंद आया तो बेटा हम आगे जाएंगे और लक्ष्यंस को भी ये सेम नाम बताएंगे, ठीक है? और जो तुम्हारा सजेशन है वो सजेशन भी हम लेंगे। हम सपोला नाम से भी बीच में ना बेटा कुछ कुछ चीजें आपके लिए करते रहेंगे। जैसे मेरे मन में कुछ इनोवेटिव आता है जो मुझे लगता है कि आपके बैच के लिए यूजफुल है, तो हम उस चीज को कभी भी चालू करेंगे तो हम तुम लोगों के सपोला वर्ड से कुछ रिलेट करेंगे। जैसे कि हम लोगों का बहुत ही प्यारा प्यारा जग से न्यारा समाप्ति एक्सप्रेस, जैसे ये नाम है ना, वैसे ही कुछ सपोला एक्सप्रेस टाइप हम कुछ चलाएंगे, ठीक है?
अब बेटा करिए अपनी नोटबुक को बंद। यस एवरीबॉडी, बेटा किताब बिल्कुल बंद कर लीजिए, नोटबुक बिल्कुल बंद कर लीजिए। सिर्फ अभी आपको रिवाइज करना है। बेटा हमने लास्ट क्लास में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था और हमने कुछ क्या स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, है ना। तो बेटा हमने क्या कहा था, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी कुछ कुछ मसल्स का यूज होता है। मेन मसल्स होती है हमारी डायाफ्राम, जो डोम शेप होती है बेटा, और ये डोम शेप जो डायाफ्राम होती है मैम, इसका मेन रोल होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मसल्स होती है जो हमारे रिब्स और रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है उन्हें बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स बेटा, है ना। और इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वो दो, अच्छा हमने सिर्फ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ा था, ये हमने वो भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। चलो कोई बात नहीं, एक बार ही उसको भी रिवाइज कर लेते हैं अगर, है ना, कोई बात नहीं, रिवीजन ही तो हो रहा है। तो बेटा एक होती है हमारी डायफ्राम, एक होती है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब हम बेटा कोई भी ब्रीदिंग करते हैं ना, चाहे नॉर्मल ब्रीदिंग हो चाहे फोर्सफुल ब्रीदिंग हो, एक ही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है बेटा, वो कॉन्सेप्ट है एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। कोई बात नहीं, आपको रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज कर लो, ठीक है। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है, ये बात मुझे समझ आ गई। तो मुझे इनहेल करना है तो अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मैम कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो हमें हमेशा अगर ब्रीद इन करना है या ब्रीद आउट करना है तो अंदर का प्रेशर चेंज करना है। अगर ब्रीद इन करना है तो अंदर का कम करना है, अगर ब्रीद आउट करना है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा करना है, जिसके लिए हम मसल्स को यूज करते हैं। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन से ही तो बेटा मूवमेंट, जैसे मैं अपने फेस का एक्सप्रेशन चेंज कर रही हूँ तो मसल्स की तो कॉन्ट्रैक्शन से मसल्स की मूवमेंट हो रही है। मैं हाथों की मूवमेंट कर रही हूं, किसकी मदद से हो रही है बेटा, मसल्स का यूज करके हो रही है। तो बेटा इन्हीं मसल्स का यूज करके हम अपनी बॉडी के अंदर ना वॉल्यूम, थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम को चेंज करते हैं। मैम वॉल्यूम क्यों चेंज किया था, प्रेशर को चेंज करने के लिए? नहीं सारा बेटा, ऐसा नहीं है। तो हम बेटा वॉल्यूम चेंज इसलिए करते हैं बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को चेंज कर लूंगी तो मेरा प्रेशर चेंज हो जाएगा। इनहेलेशन करने के लिए मैंने डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो डोम शेप से फ्लैट हो गया था। वॉल्यूम इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियरली, प्रेशर डिक्रीज, एयर कम इनसाइड, है ना। और इसी तरीके से मैंने इनहेलेशन करने के लिए ही बेटा रिब्स के बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी उनको कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनको कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड। वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी डॉर्सोवेंट्रली, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर कम इनसाइड। इनहेल करने के लिए मैंने जिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक्सहेल करने के लिए बेटा मैं उन्हीं मसल्स को रिलैक्स कर दूंगी। अगर मैंने डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम को बढ़ाया था, अब मैं डायाफ्राम को बेटा रिलैक्स कर दूंगी तो वापस से मैम वॉल्यूम डिक्रीज हो गई एंटीरियर पोस्टीरियरली, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एयर गोज आउटसाइड। मैम रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में जो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी, इनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो रिब्स और मेरा चेस्ट बाहर गया था। अब मैंने उनको वापस से रिलैक्स कर दिया तो रिब्स एंड स्टर्नम अंदर आ गए बेटा। तो फिर क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई डॉर्सोवेंट्रली, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एयर गोज आउटसाइड। ये बात सबको समझ में आया? यस एवरीवन, ये बात सबको समझ में आई? यस एवरीवन। इसी तरीके से ये तो मैम नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन था, इसमें हमने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को यूज नहीं किया। और जो हमारे एब्डोमेन, ये हमारा एब्डोमेन एरिया है बेटा, यहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी मसल्स होती है, एब्डोमिनल मसल्स, तो हमने एब्डोमिनल मसल्स का भी अभी यूज नहीं किया है। बट मैम जब हमें फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी होती है तो उस केस में हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स को यूज करके भी फोर्सफुली इनहेल या फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं, जिनकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है। इसीलिए हमने स्टिक टू एनसीईआरटी वाला बेटा आपको बताया था ना, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और एनसीईआरटी के अराउंड ही कंटेंट को रखना है, इधर उधर की फालतू बातें नहीं करनी है। ये बात समझ में आ गई। अब आती हूँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में, एक बार आपको क्विकली रिवाइज कराती हूँ, क्योंकि कैपेसिटीज में हमने 3 ही कैपेसिटी पढ़ी थी और तीसरी वाली कैपेसिटी मैंने कहा था कि मैं वापस से आके और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। हालांकि मैं समझती हूँ कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, ठीक है, नहीं आए होंगे वो तो बहुत ही गलत बात है बेटा। फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी मेरे को ये समझ में आया कि आपको समझ में आया कि नहीं। हालांकि वो डीपीपी का क्वेश्चन है, अगर आपने लगाया होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। अब बेटा देखो हमने पढ़ा था
कि यार स्पायरोमीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं जो इनहेल या एक्सहेल कर पा रहे हो, क्योंकि डिवाइस है, आप मुंह में ऐसा करके डिवाइस को लगाते हो तो जिन भी वॉल्यूम ऑफ एयर को तुम इनहेल या एक्सहेल कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना इनहेल कर रहे हो, कितना एक्सहेल कर पा रहे हो, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में उस डिवाइस को बोला था आपने स्पायरोमीटर। और उन सारी वैल्यूज को जिनको आप अलग अलग कंडीशन में ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर पाते हो, उन्हें आप बोलते हो बेटा क्या, उन्हें आप बोलते हो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बेटा क्या बनता है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, अलग अलग टाइप की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती है, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था टाइडल वॉल्यूम से। मैंने इसको समझाने के लिए ग्राफ का भी बेटा यूज किया था, और एक ग्राफ का यूज करके मैंने आपको समझाया था। बेटा इस ग्राफ पे ध्यान देना, क्योंकि अभी मैं इस ग्राफ को वापस से यूज करूंगी। बेटा आपको याद है ना, सारे बच्चे एक बार मुझे आंसर देंगे, जब मैं ग्राफ को बेटा इतना ऊपर लेके जा रही हूं यहां से यहां तक, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका क्या मतलब था, नॉर्मल इनहेलेशन। इसका क्या मतलब था बेटा, नॉर्मल इनहेलेशन, यस। और जब ग्राफ बेटा इतना ही नीचे आया तो इसको मैंने क्या बोला, नॉर्मल एक्सहेलेशन। इसको क्या बोला, नॉर्मल एक्सहेलेशन। ठीक है, और या तो टाइडल वॉल्यूम, सारे बच्चे ये भी लिख रहे हैं, कोमल, तपस्या किसी का नाम भी है, ठीक है, प्रियंका, रितेश, सुकन्या, बहुत सारे बच्चे, श्रुति, कशिश, अनीक, वेरी वेरी गुड एवरीवन। टाइडल वॉल्यूम भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही मैम, टाइडल वॉल्यूम भी बोल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें वैसे पूछ रही थी कि ग्राफ जब इतना ऊपर गया इसका मतलब नॉर्मल इनहेलेशन, इसका मतलब नॉर्मल इनहेलेशन, फिर इसका मतलब नॉर्मल इनहेलेशन, इसका मतलब नॉर्मल एक्सहेलेशन। और जितने भी बच्चों ने इस वैल्यू को टाइडल वॉल्यूम कहा है, बिल्कुल सही कहा है, 100% सही कहा है, क्योंकि मैम ने कहा था कि टाइडल वॉल्यूम मैम वो वैल्यू है एयर की जो आप, हम और आप जो अभी इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, जो हम अभी इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं मैम, वही वैल्यू होती है टाइडल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन नॉर्मली इनहेल और नॉर्मली एक्सहेल। और ये बहुत कम होती है, क्योंकि हाँ आप खुद देखो ना, आप जो ये हर वक्त जो ये ब्रीथ कर रहे हो, या आप कितना ही वैल्यू बेटा एयर को सांस ले रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, इतनी कम वैल्यू है, पता ही नहीं चल रहा है। सो दिस इज अ वेरी छोटा अमाउंट ऑफ एयर बेटा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। बट अगर मैम मैं 500 ml एक सांस में ले रही हूं या एक्सहेल आउट कर रही हूं, और इसे मैं ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो पर मिनट जो टाइडल वॉल्यूम है, जिसे हम एक्चुअल में मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं, या तो बोल दो पर मिनट टाइडल वॉल्यूम कितना आया, या फिर बोल दो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो मैम जब ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं 12 से 16 टाइम्स, तो ये आती है 6000 से 8000 ml। बट हम मैम बाकी सारे वैल्यू को कभी भी पर मिनट के हिसाब से नहीं निकालते, यूजुअली हम मैम एक सांस की बात करते हैं, एक सांस में, है ना। अगर आपको पर ब्रीदिंग रेट के हिसाब से निकालना है तो आप सिंपल कैलकुलेशन है यार, सिंपल मैथमेटिक्स है, इतने तो बायोलॉजी वाले कर ही लेंगे ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करके। ये तो मैम हुई टाइडल वॉल्यूम की बात। मैम जो वैल्यू ऑफ एयर हम नॉर्मल सिचुएशन में बिना किसी फोर्स लगाए, बिना किसी के प्रेशर के मैम इनहेल या एक्सहेल आउट करते हैं, इसे अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, है ना बच्चों। लेकिन मैम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अलावा, अब जैसे अब सुनना बेटा, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये मैंने लिया बेटा नॉर्मल इनहेल, ये मैंने नॉर्मल सांस लिया। मैम नॉर्मल सांस लेने के बाद भी अगर मैं जोर लगा के हईशा दम लगाऊं, अगर मैं दम लगाऊं, तो क्या मैं दम लगा के भी कुछ एयर को इनहेल कर सकती हूँ? एब्सोल्युटली मैम कर सकते हो। जैसे करके बताओ मैम, एक बार सोचो कितनी ज्यादा इनहेल किया मैंने। तो मैम नॉर्मल वैल्यू के अलावा मैंने इतना वैल्यू ऑफ एयर दम लगा के भी इनहेल कर लिया, इसे मैंने बोला इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर अदर देन द नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन करने के बाद जो अतिरिक्त वैल्यू ऑफ एयर मैं दम लगा के इनहेल कर सकती हूं, उसे मैं बोलती हूं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और आप देखोगे सारे वॉल्यूम्स में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में, कैपेसिटीज में नहीं, सारे वॉल्यूम्स में बेटा हाईएस्ट वैल्यू जिस चीज की होती है वो होती है इसकी, क्या बोलते हैं, इसकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। अब ठीक है मैम, ये तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अब मैंने बात किया कि मैम मैंने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया, ये मेरा नॉर्मल एक्सहेलेशन है, या तो टाइडल वॉल्यूम बोल लो या नॉर्मल एक्सहेलेशन। क्या मैम
नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, जिस तरीके से आप नॉर्मल इनहेलेशन के बाद बोल रहे हो, क्या नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी बेटा कोई वैल्यू ऑफ एयर है जो मैं दम लगा के बाहर कर सकती हूँ मैम? एब्सोल्युटली बेटा, आप बिल्कुल दम लगा के कुछ अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल आउट कर सकते हो। तो मैम वो वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 सेकेंड टाइम देना। हाँ मैम, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी जो मैं एयर दम लगा के बाहर कर सकती हूं उसे बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और आप करके देखोगे तो आपको खुद फील होगा कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हम करके बाहर करते हैं तो बहुत ज्यादा एयर बाहर नहीं जाती है। इससे बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और बेटा कमी होती है 1000 से 1100। फिर मैंने क्या बताया था बेटा? सुनो गौर से, सपोला आर्मी, चाहे जितना जोर लगा लो कुछ तो एयर रह जाएगा तुम्हारे लंग्स में। कितनी एयर रह जाती है बेटा? 1100 से 1200 ml, चाहे जितना जोर लगा लो। और रहना भी जरूरी है बेटा, रहना भी जरूरी है। वो इसलिए रहना जरूरी है क्योंकि मैम आपकी लंग्स नहीं तो कोलैप्स कर जाएंगी। कुछ तो एयर मैम उन फेफड़ों में रहना ही चाहिए। तो उन फेफड़ों में बेटा आपकी कुछ एयर हमेशा रहती है जो चाहे जितना जोर लगा लो बाहर नहीं जाती है। और ये लाइन गाने की याद रखना, चाहे जितना जोर लगा लो, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अभी तो आपको गाना लग रहा है, बट बेटा ये गाना एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। रेजिडुअल वॉल्यूम कहता है चाहे जितना जोर लगा लो उसके बाद भी रह जाती है, यानी तुमने फोर्सफुली एक्सहेल कर दिया, उसके बाद जो बची वो होती है तुम्हारी रेजिडुअल वॉल्यूम। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? एक पॉइंट हमने पिछली क्लास में नहीं लिखा था क्योंकि वो हम लास्ट में लिखते हैं हमेशा, बट अभी मैं क्योंकि रिवाइज करा रही हूं तो मैं बता देती हूं, बट लास्ट में लिखेंगे, ठीक है? स्पायरोमीटर से आप क्या करते हो? सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर करते हो एक्सेप्ट बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर निकली थोड़ी। डिवाइस सिर्फ उन्हीं एयर को मेजर कर सकता है बेटा जिन एयर की को इनहेल या एक्सहेल आउट किया जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम की कैलकुलेशन की अलग टेक्निक्स होती है बेटा, जो टेक्निक्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है, उसकी कैलकुलेशन की भी बेटा अदर मेथड्स होते हैं। बट रेजिडुअल वॉल्यूम क्योंकि बेटा वो वैल्यू है जो तुम्हारे लंग्स में रह जाती है, जब वो रह गई तो उसे स्पायरोमीटर से कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि स्पायरोमीटर तो किससे कैलकुलेट करिए? एनी वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन इनहेल्स और एक्सहेल, जिसे इनहेल एक्सहेल किया ही नहीं, जो प्रेजेंट है। सो देयर आर सम अदर टेक्निक्स बेटा, 2-3 टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड to calculate residual volume, but you cannot calculate residual volume directly using spirometer. समझ में आ गया? एक बार मेरे को थम्स अप दे दो। पहले मुझे बताओ, मैम आई सॉ स्पायरोमीटर टुडे। ग्रीष्मा बेटा वेरी नाइस, यस यस। एक बारी बेटा मेरे को थम्स अप दे दो, एक बारी मेरे को थम्स अप दे दो अगर आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। यस। अब बेटा कैपेसिटीज को एक बारी रिवाइज करें, कैपेसिटीज को एक बारी रिवाइज करें। हाँ, सबसे पहले हमने कौन सी कैपेसिटीज पढ़ी थी बेटा? और तुम ना थम्स अप नहीं भी दे सकते हो ना, तो वो जो दिल बनाए ना लक्ष्य के स्टूडेंट्स, उन्हीं दिल पे रिएक्ट करते हैं, तो दिल पे रिएक्ट करके बता देते हैं, थम्स अप पे रिएक्ट करके बता देते हैं। वो तुम्हारे लिए सबसे इजी है, मेरे को भी समझ में आ जाएगा फिर, है ना? फिर हमने पढ़ा बेटा कैपेसिटीज। हमने कहा वॉल्यूम्स के ही मैम एडिशन से अलग अलग कैपेसिटीज बनती हैं। कैपेसिटीज अलग से एज सच कुछ नहीं है, इन्हीं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बनती हैं, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आईसी। और बेटा याद रखो, इन सब में डेफिनेशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशंस इसलिए जरूरी है क्योंकि डेफिनेशन अगर नहीं पता होगा तो आप ये ग्राफ समझना है और डेफिनेशन समझना है। अगर आप डेफिनेशंस नहीं पढ़ोगे, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन दिया हुआ है, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन दिया हुआ है, आफ्टर टोटल दिया हुआ है, फोर्स्ड दिया हुआ है, ये इस पर्टिकुलर कैपेसिटीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बेटा अगर आपने क्लास में इतना ध्यान से सुना है ना, तो आपको डेफिनेशन भी कभी नहीं भूलेगी। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कभी भी मैं बताती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ एक बंदे की टोटल इनहेल करने की कितनी कैपेसिटी है भाई, वो उसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। मेरी कितनी कैपेसिटी है, बोलते हैं ना तेरी पढ़ने की कितनी कैपेसिटी है, भाई मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, कोई कहता है मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, यानी ये तेरी कैपेसिटी है बेटा, मैक्सिमम तेरी कैपेसिटी है, तू इतना पढ़ सकता है। वैसे ही एक इंसान की टोटल बेटा कितनी इनहेल करने की कैपेसिटी है, टोटल कितनी कैपेसिटी है बेटा, टोटल कितनी इनहेल करने की। लेकिन कंडीशन क्या है? अब द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर, ये जरूरी है बोलना, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, ये बोलना बहुत जरूरी है, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। क्योंकि अगर आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया तो अलग वैल्यू हो जाएगी। मैंने क्या बोला? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन है
और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन है। अभी मैं आपको समझा देती हूं वापस से। सो बोला जब एक इंसान ने, बेटा मैं ये ग्राफ वापस से बनाती हूं, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, बोला कि एक इंसान की टोटल कितनी इनहेल करने की कैपेसिटी है जब उसने एयर को नॉर्मली एक्सहेल आउट कर लिया है। तो आप हमेशा ऐसे साइड में बेटा ग्राफ बना के देखा करो, आप हमेशा ऐसे साइड में ग्राफ बना के देखा करो। तो एक इंसान की नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद बेटा टोटल कितनी एक्सहेल करने की, टोटल कितनी इनहेल करने की कैपेसिटी है। एक तो मैम ये वाली कैपेसिटी है जिसे हम नॉर्मल इनहेलेशन बोल रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम, और एक मैम दम लगा के हैशा वाली, यानी कि एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैम वो कर सकता है और एक मैम टाइडल वॉल्यूम कर सकता है, यानी कि ये दोनों हो गई मिला के बेटा उसकी इनहेल करने की कैपेसिटी आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। थम्स अप देते रहना, ठीक है। वैसे मैम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहती है कि भाई एक इंसान की टोटल एक्सहेल करने की क्या कैपेसिटी है आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेल उसने किया है, उसके बाद वो टोटल कितना एक्सहेल कर सकता है, तो मैम वो कैपेसिटी कहलाती है उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो भाई एक इंसान ने क्या किया बेटा, एक इंसान ने नॉर्मल एक्सहेल किया, ये नॉर्मल एक्सहेल किया। अब मैम टोटल नॉर्मल, सॉरी, एक इंसान ने नॉर्मल इनहेल किया, नॉर्मल इनहेल करने के बाद उसकी टोटल एक्सहेल करने की क्या कैपेसिटी है, आप समझ रहे हो। नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद, नॉर्मल इनहेल, उल्टा बोल रही थी मैं, नॉर्मल इनहेल करने के बाद उसकी टोटल एक्सहेल करने की क्या कैपेसिटी है, बिल्कुल इसके अपोजिट बेटा। जैसे इसमें कहते हो कि मैम नॉर्मल एक्सहेल बंदे ने किया, उसके बाद टोटल कितना इनहेल किया, इसमें कहते हो नॉर्मल इनहेल किया, उसके बाद टोटल कितना एक्सहेल किया। तो टोटल कितना एक्सहेल किया बेटा, एक टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल किया और एक बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल किया। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इस बंदे ने मैम टोटल एक्सहेल किया, पर शर्त क्या थी कि उसने नॉर्मल सांस लिया था, नॉर्मल इनहेल किया था। आपको मेरी बात समझ में आई, आपको मेरी बात समझ में आई। और बेटा ये याद रखने के ना ट्रिक्स बनाया करो अपने दिमाग में। अभी तो क्लास के साथ साथ सब फ्लो बनता है, बट बाद में भूल जाते हो। तो इसकी ट्रिक क्या मैंने तुम्हें बताई कि जब तुम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को डिफाइन करोगे तो तुम हमेशा याद रखोगे, हम इंस्पायरेशन को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो मैम ने कहा था ये होगा आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। और जब हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये मैम ने कहा था आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। अगर ये बात बेटा समझ में आई तो एक थम्स अप दे दो। ये बात अगर समझ में आ गई बेटा तो एक थम्स अप दे दो। ये आपको लास्ट में एग्जाम हॉल में याद आती है बेटा बातें। एग्जाम हॉल में आसान आसान क्वेश्चन पे भी बेटा बहुत प्रेशर फील होता है, बहुत प्रेशर फील होता है। और ये चीज आपको तभी बेटा मतलब एकदम इंस्टेंट क्लिक करेगी जब आप ये वाली चीजें जो मैम बता रही है वो याद रखोगे, ठीक है। यस, अब हम आते हैं बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें भी रेजिडुअल आ रहा है, इसमें भी रेजिडुअल आ रहा है, तो बच्चे सोचते हैं मैम कंफ्यूज हो गए कौन सा क्या था। तो रेजिडुअल वॉल्यूम में मैम ने कौन सा गाना याद रखने के लिए कहा है, चाहे जितना जोर लगा लो फिर भी कुछ एयर रह जाता है लंग्स में। रेजिडुअल वॉल्यूम को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं हमने दम लगा के एयर को बाहर कर दिया, दम लगा के बाहर कर दिया, फिर भी कुछ रह गई लंग्स में एयर, उसे हमने बोला था बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम। आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन द एयर दैट इज प्रेजेंट इन द लंग्स दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। बट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहती है नहीं भाई, सुनो गौर से सपोला आर्मी, चाहे जितना जोर लगा लो, नहीं, वो कहती है कि भाई हमने फोर्सफुल एक्सहेल नहीं किया। हमने कहा कि एक इंसान अगर नॉर्मल एक्सहेल करे उसके बाद भी उसके लंग्स में कौन सी वैल्यू ऑफ एयर प्रेजेंट होती है वो बता दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम में सिर्फ एक ही अंतर है बेटा। रेजिडुअल वॉल्यूम कहता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन द वैल्यू ऑफ एयर प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहता है आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन द लंग्स। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद मैम मेरे लंग्स में आपके अकॉर्डिंग, बहुत सारे बच्चों के अकॉर्डिंग मैम नॉर्मल एक्सहेल किया तो भी तो मैम रेजिडुअल वॉल्यूम में होना चाहिए ना। नहीं बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम तो होती ही होती है,
बट आपके लंग्स में एक एयर होती है जो हमेशा प्रेजेंट होती है, और वो एयर होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमेशा प्रेजेंट होती है तुम्हारे लंग्स में। डिफरेंस ये है कि उसे तुम खाली करना चाहो तो खाली कर सकते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम को चाहो तो खाली नहीं कर सकते। आप खुद बेटा देखो, आज ना कंसेप्ट पे रखते हैं, आप समय मत देखो बेटा। मैं चाहती हूं ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अगर समय देना है तो देना है, मेरे को तुम्हारे दिमाग में ना यहां घुसाना है। आप मेरे को एक आंसर दो बेटा, ठीक है, इट्स ओके। आप मेरे को एक आंसर दो, आप मुझे एक बात ना बताओ ना बेटा, अभी तो हम में से किसी ने भी यार फोर्सफुल, अभी हम लोग नॉर्मल है, अभी अगर मैं तुमसे कह रही हूं कि बेटा तू फोर्सफुल एक्सहेल कर सकता है क्या, तो तुम कैसे कर पाए ये बताओ ना, खुद सोच के देखो, तुम कैसे कर पाए बेटा फोर्सफुल एक्सहेल। अभी तो किसी ने, कोई नॉर्मल सांस ले रहे हो, सारे बच्चे नॉर्मल सांस लो, सारे बच्चे नॉर्मल सांस लो। अब मैं तुमसे कह रही हूं बेटा, तुमने तो नॉर्मल सांस ले रखी है, मैंने भी नॉर्मल सांस ले रखी है, मैं कह रही हूं बेटा क्या तू फोर्स लगा के एक्सहेल कर सकता है, क्या तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि नहीं, ये बता दो, हाँ या ना, कर सकते हो। कहां से आई वो एयर, अगर वो एयर तुम्हारे लंग्स में पहले से थी ही नहीं तो कैसे एक्सहेल कर पाए वो फोर्स वाला। अगर ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक ब्लैंक स्लाइड ले रही हूं, इसे बनाना मत भाई, उस दिन भी मैंने एक डायग्राम बना के तुम्हें समझाया था, कैसे कर पाए अगर तुम्हारे लंग्स में वो एयर पहले से नहीं थी, कैसे कर पाए। इससे एक ही चीज तो पता चल रही है भाई, ये रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा से है, इसको चाहे जितना जोर लगा लो बाहर नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते। पर मैं कह रही हूं कि भैया ठीक है, तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा है कि मैम आप कह रहे हो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है मैम, कैसे प्रेजेंट होता है मैम, हम खुद प्रेजेंट करवाते हैं, हम खुद से प्रेजेंट करवाते हैं भाई। अगर तेरे लंग्स में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहले से नहीं था, तो जब मैंने बोला कि भैया दम लगा के एयर को बाहर कर, तो तू कैसे कर पाया, कैसे कर पाया। यानी कि आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होती है। और एक कॉन्सेप्ट और सुनो, एक कॉन्सेप्ट और सुनो, अगर तुमने दम लगा के इसको बाहर कर दिया, क्योंकि इसे तो बाहर किया जा सकता है, ईआरवी को तो बाहर किया जा सकता है ना बेटा, दम लगाया तो बाहर किया। जिस भी वक्त तुम जिस भी सांस में बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को खाली कर देते हो, जब उसके नेक्स्ट टाइम तुम सांस लोगे, जब उसके नेक्स्ट टाइम तुम सांस लोगे बिना किसी दम लगाए, नॉर्मल सांस लोगे, तो सबसे पहले क्या वैल्यू को बेटा करोगे अंदर, जिस वैल्यू को खाली किया था, जिस वैल्यू को खाली किया था, सबसे पहले टंकी में नीचे का पानी भरेगा ना भाई, पहले टंकी में नीचे का पानी भरेगा जो पहले से था। अगली सांस थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि तुमने उससे पहली वाली सांस में उस वैल्यू को बाहर निकाल दिया था। अगली बार जब सांस लोगे तो पहले उसको भरोगे जिससे खाली किया था, फिर उसे भरोगे जो नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें बुक में एक्सप्लेनेशन इस तरीके से नहीं मिलेगा बेटा, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे रटना नहीं है। इसीलिए क्लास में भले ही बेटा मुझे 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा लगे, पर सेटिस्फैक्शन तभी आएगी जब तुम्हारे यहां सेट हो जाए ये बात कि नहीं मैंने रटा नहीं है, मैंने इसे समझाया, मैम ने पूरा समझाया इसे। हाँ बता दो, यस और नो, यस और नो, चमक गया कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है कि भाई मैंने नॉर्मल एक्सहेल किया। अब बेटा बताना, जब मैं नॉर्मल एक्सहेल कर रही हूं तो मैं इस टाइडल वॉल्यूम को बाहर कर दे रही हूं, है ना। नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स, तो नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स इज दिस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, एक डीपीपी का क्वेश्चन था, पहले तो इसका आंसर आप लोग दो। वैसे तो मैंने अभी जो समझाया वो यही चीज समझाई है, मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट समझाया, बाकी मैं पोल कर रही हूं, अदरवाइज आप कमेंट्स में आंसर देना। मैंने यही कॉन्सेप्ट अभी अभी तुम्हें समझाया, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया, फिर भी तुम एक बारी और देख लो। और मैं एक पोल करा रही हूं, अगर इन केस तुम्हें पोल में आंसर देना तुम पोल में आंसर दो, ठीक है। और इन केस अगर तुम्हें बेटा नॉर्मल आंसर देना तुम नॉर्मल आंसर दो। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। यस, इफ अ पर्सन exhales out forcefully by applying all his efforts,
व्हाट विल बी द पल्मोनरी वॉल्यूम इनहेल्ड बाय हिम immediately under normal condition without applying any extra effort. आराम से सुनो, आराम से बोला। अब मैं कह रही हूं, अब बेटा ध्यान देना, मैं भी लंग्स बना रही हूं और तुम उसमें आंसर दो। मैं यहां लंग्स बनाती हूं, ये लंग्स है। मैम की एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है, मैम ने क्या कहा, मैम लंग्स में एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहती है और एक वैल्यू और रहती है, अगर मैंने दम लगा के एयर को बाहर नहीं किया है तो मैम ये वाली वैल्यू भी हमेशा मेरे लंग्स में प्रेजेंट रहती है, जिसे हम टोटल मिला के फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं बेटा जी। यस। अब इस क्वेश्चन में बोला है इफ अ पर्सन एक्सहेल आउट फोर्सफुली बाय अप्लाइंग ऑल हिज एफर्ट्स, बोला दम लगा के सारी एयर को बाहर कर दिया, यानी कि बेटा इसने नॉर्मल भी सांस ली होगी ना, नॉर्मल सांस में इसने टाइडल वॉल्यूम को भी इनहेल किया होगा जब इसने नॉर्मल सांस ली होगी। अब बोला इसने दम लगा के सारे एयर को बाहर कर दिया। आप मुझे बताओ जब ये दम लगा के सारे एयर को बाहर कर देगा सबसे पहले क्या क्या खाली होगा, जल्दी बताओ। ऐसे डायग्राम बेटा तुम्हें अभी तो लग रहे होते छोटे बच्चों जैसा बना रहे हैं, बट ये जरूरी होता है। ये आरवी है, इसने दम लगा के एयर को बाहर किया तो सबसे पहले किसे बाहर किया होगा, फर्स्ट कौन सी एयर बाहर जाएगी, टीवी या ईआरवी? सबसे पहले कौन सी एयर बाहर जाएगी, टीवी या ईआरवी? सबसे पहले तो टीवी बाहर जाएगी, टीवी एक्सहेल आउट, बोर्ड को सबसे पहले मौत आती है। फिर क्या बाहर जाएगी मैम, ईआरवी, क्योंकि ईआरवी भी मैम बाहर जा सकती है, वो अलग बात है, जाती नहीं है जब तक दम नहीं लगाते। पहले टीवी बाहर गई फिर ईआरवी बाहर गई। अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द पल्मोनरी वॉल्यूम इनहेल्ड बाय हिम इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन विदाउट एनी एफर्ट। इमीडिएटली का मतलब क्या बताया, उसकी अगली सांस में बिना दम लगाए, अगली सांस में बिना दम लगाए जब वो सांस लेगा तो मैम बताओ वो कौन कौन सी वैल्यू को सांस लेगा। तो बेटा सबसे नीचे की टंकी को पहले भरेगा, यानी कि जब अगली बार वो सांस लेगा तो पहले तो मैम टंकी खाली की थी उसे सबसे पहले भरेगा और मैम उसके बाद टाइडल वॉल्यूम को भरेगा। क्या इसमें किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या? इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा चाहती थी कि मैं क्लास में आपके डिस्कस करूं और मैंने इसके कॉन्सेप्ट को भी अभी बताया। चलो 53% बच्चों ने सही आंसर दिया। ये डी आंसर कितने बच्चों ने क्यों दिया है, अब मैं बताती हूं ये डी आंसर क्यों दिया है। किसी सपोले को ये समझ में आया, ये जो 28% सपोले हैं इन्होंने डी आंसर क्यों दिया है, कोई मुझे बताएगा? इस क्वेश्चन में बस एक वर्ड चेंज करूंगी तो आंसर डी आ जाएगा, एक वर्ड चेंज करूंगी तो आंसर डी आ जाएगा। पर ये 54% बच्चे करेक्ट है। सत्यम, लक्ष्मी, शुभम, रुद्र, मिताली, आदित्य, सौरभ, सैम, गरिमा, विवेक। मुझे बताओ ये 28% बच्चों ने आईआरवी को भी क्यों इंक्लूड किया है, जल्दी बताओ, कोई मुझे बताओ आईआरवी को। यस सोनी, किसका आया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अगर बेटा इसमें ये दिया होता ना इमीडिएटली अंडर द कंडीशन अप्लाइंग फोर्स, अगर फोर्स लगा के एफर्ट लगा के वो सांस लेता, उसी के बाद अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के सांस लेता, शाबाश। जितने बच्चों ने बेटा, जितने भी बच्चों ने इस बात को समझा है ना, अपनी पीठ जरूर थपथपाओ बेटा, बहुत बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। अगर आप इस क्वेश्चन में वो चीज पकड़ पा रहे हो जिससे आंसर ये बन जाए, जिससे आंसर ये बन जाए, बेटा जरूर अपने आप को शाबाशी देना। अगर क्वेश्चन में ये होता कि बताओ द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड बाय हिम इमीडिएटली बट बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा एफर्ट, तो क्या आंसर होता? तो आंसर होता मैम ईआरवी वो इनहेल करता, टीवी भी वो इनहेल करता, और क्योंकि एफर्ट लगा के इनहेल किया है तो आईआरवी भी इनहेल करता, लेकिन उसने एफर्ट नहीं किए, एफर्ट नहीं किए तो आईआरवी इनहेल नहीं किया। शानदार, यस एवरीबॉडी, थपथपा दिया पीठ। अब बेटा मुझे भी सेटिस्फैक्शन है कि आपको एफआरसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपको ये क्वेश्चन, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आज तक नीट एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी से नहीं आया है। सीधा उठा के डेटा दे दिया है, सीधा उठा के डेटा दे दिया है बेटा, सीधे, वेरी इजी। लेकिन आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ लिया तो आपको इजी में तो डिफिकल्टी होगी नहीं। डायरेक्ट अगर डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। यस एवरीबॉडी, अब बेटा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में दो कैपेसिटीज बची हुई है, तो नंबर 4 हम करते हैं जिसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में और टोटल लंग कैपेसिटी में भी बेटा सिर्फ एक शब्द का अंतर है, एक शब्द चेंज किया पूरा अर्थ चेंज हो गया। वाइटल कैपेसिटी जिसे हम वीसी भी कहते हैं,
जिसे हम वीसी भी कहते हैं। यस यस, ठीक है। आंसर क्या था उस क्वेश्चन का? आंसर था बेटा ये ऑप्शन सी, टीवी प्लस ईआरवी, ये था। डीपीपी में डी क्यों दिया हुआ है? डीपीपी में चेक कर लेंगे बेटा, मैं चेक कर लूंगी अगर आंसर वो दिया हुआ है, ठीक है। आंसर है सी बेटा, सी, वो मैं चेक करवा लूंगी। चलो तुम लोड ना लो, वो मैं चेक करा लूंगी। अभी आप वाइटल कैपेसिटी में आओ, अभी आप वाइटल कैपेसिटी में आओ, ठीक है। यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है। वाइटल कैपेसिटी को बेटा दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। मैं दोनों डेफिनेशन लिखूंगी, बट आप सिर्फ एक ही से पढ़ना, क्योंकि बेटा क्या होगा अगर दोनों पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यस एवरीवन, चलो वाइटल कैपेसिटी, दी total amount of air a person can exhale after forceful inhalation। मैं ये वाली डेफिनेशन याद रखती हूं और मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप यही वाली डेफिनेशन याद रखो, लेकिन एज अ नीट एस्पिरेंट आपको दोनों डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। अ वर्ड कैन चेंज अ क्वेश्चन, एब्सोल्युटली बेटा, आपको दोनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि नीट में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। मेरा सजेशन है कि आप इस वाले से इस कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा आसानी इससे होती है, दोनों तरीके से होती है। बट बेटा टोटल लंग कैपेसिटी जब पढ़ोगे ना, तो टोटल लंग कैपेसिटी को इस वाइटल कैपेसिटी से बहुत आसानी से रिलेट किया जा सकता है, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोला मैंने, दोनों लिख लो, और दोनों तरीके से दोनों डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगी। द टोटल अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, और द total amount of air a person can inhale after forceful exhalation। VC इज इक्वल्स टू, और यहीं पे पहले मैं लिखूंगी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर, the total amount of air present in the lungs after forceful inhalation। TLC इज इक्वल टू, अब बेटा ये मैं आपको तभी बताऊंगी, यस, ठीक है। आप पहले ये कर लो, फिर मैं आपको समझाती हूं। चलो डन 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 कर लो। डन डन कर लो बेटा, स्पैमर्स को हटाओ, आप बस पढ़ाई करो। मैं इसको अभी आपको समझाती हूँ, पहले आप इसे डन डन कर लो। डन डन कर लो।
हो गया है, पक्की बात। उस ग्राफ से समझे, फिर उस ग्राफ से समझे। और मैं क्यों बोलती हूँ बेटा कि फर्स्ट वाली डेफिनेशन, अरे यार मैं सामने आ गई ना, मैं क्यों बोलती हूँ फर्स्ट वाली डेफिनेशन से याद रखना, क्योंकि आप देखो जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है, फर्स्ट वाली डेफिनेशन जो है वाइटल कैपेसिटी की और जो टाइडल और जो टोटल लंग कैपेसिटी की डेफिनेशन दी हुई है उसमें सिर्फ एक शब्द का अंतर है, बाकी सारी चीज सेम है। इसलिए मैं फर्स्ट वाली डेफिनेशन को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, बट आपको दोनों पता होनी चाहिए। देखो वाइटल कैपेसिटी, पहले मैं फर्स्ट डेफिनेशन से आपको समझा रही हूं। वाइटल कैपेसिटी कहती है कि टोटल, एक इंसान टोटल कितना एक्सहेल कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब उसने मैक्सिमम इनहेल कर रखा हो। ये बोलो मेरे साथ साथ में, सब बोलो मेरे साथ साथ में, बोलो बेटा क्या बोला मैंने। वाइटल कैपेसिटी कहती है कि भाई एक इंसान टोटल कितना एक्सहेल कर सकता है, पर शर्त क्या है कि उसने मैक्सिमम अपने अंदर एयर भर लिया है। जब उसने मैक्सिमम एयर अपने अंदर भर लिया है, अब वो टोटल कितना एयर एक्सहेल कर सकता है वो बता दो। और टोटल लंग कैपेसिटी पता है क्या कहती है, सारी चीज सेम है। देखो द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है, बस एक अंतर है। देखो द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, इसमें बोला है प्रेजेंट इन द लंग्स, इसमें बोला है अ पर्सन कैन एक्सहेल, बस इतना सा अंतर है, बाकी सब सेम। टोटल लंग कैपेसिटी कहती है, देखो वाइटल कैपेसिटी भी कहती है कंडीशन है कि एक इंसान ने मैक्सिमम इनहेल कर लिया। टोटल लंग कैपेसिटी भी कहती है कि इंसान ने मैक्सिमम इनहेल कर लिया। वाइटल कैपेसिटी कहती है एक इंसान ने मैक्सिमम इनहेल कर लिया, अब तू कितना बाहर कर सकता है एयर। टोटल लंग कैपेसिटी कहती है एक इंसान ने मैक्सिमम इनहेल कर लिया, तो उसके लंग्स में अब कितनी एयर नजर आती है, उसको बाहर करने की जरूरत नहीं है, उसको बाहर करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस एवरीवन। वाइटल कैपेसिटी कह रही है एक इंसान ने मैक्सिमम इनहेल कर लिया, अब बताओ वो कितनी एयर को बाहर कर पा रही है। टोटल लंग कैपेसिटी कह रही है एक इंसान ने मैक्सिमम इनहेल कर लिया, अब बताओ उसके लंग्स में कितनी एयर प्रेजेंट है, बस वही एक डिफरेंस है। ठीक है, यस। लेकिन एक इसकी दूसरी भी डेफिनेशन और एनसीईआरटी में ये वाली डेफिनेशन दी हुई है और ये दोनों डेफिनेशंस करेक्ट है और मैं आपको दोनों समझा दूंगी। अब देखो बेटा एक बार इसको इस डायग्राम से समझे। आप चाहो तो डायग्राम अगर बेटा टोटल लंग कैपेसिटी के बाद बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो, और नहीं बनाना चाह रहे तो मत बनाना। देखो मैंने क्या बनाया, फिर से बेटा मैं आपकी लंग्स को बनाती हूं, मैं वापस से आपकी लंग्स को बनाती हूँ। देखो कितना मजेदार लगेगा आपको ऐसे डायग्राम बना बना के, अगर आप बेटा इन कंसेप्ट्स को पढ़ लो तो आपको कभी बेटा वैसा लगेगा ही नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो रही है। अब सबसे पहले मैं आपको क्या समझाऊंगी, टोटल लंग कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम तो बेटा देखो हमेशा प्रेजेंट है ना। अब ईआरवी भी हमेशा प्रेजेंट है मैम, जब तक कि मैंने एक्सहेल नहीं किया है तब तक तो हमेशा प्रेजेंट है। टोटल लंग कैपेसिटी में आओ, टोटल लंग कैपेसिटी ने क्या कहा है, टोटल लंग कैपेसिटी कहती है एक इंसान ने मैक्सिमम इनहेल कर लिया है। अब मैक्सिमम इनहेल कर लिया है तो क्या क्या इनहेल किया होगा ये तुम मुझे बताओ, क्या क्या इनहेल किया होगा तुम मुझे बताओ। सबसे पहले तो मैम ये दोनों तो हमेशा प्रेजेंट है, जब उसने मैक्सिमम इनहेल कर लिया है तो मैम उसने टाइडल वॉल्यूम को तो इनहेल किया ही है, और मैम उसने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी इनहेल किया है। पहले आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं, ये वाली चीज बेटा आप मुझे पहले बताओ, आप पहले मुझे ये चीज बताओ, आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि एक इंसान के पास ये दोनों तो हमेशा प्रेजेंट है, ये अभी बाहर नहीं गई है क्योंकि अभी बाहर करेंगे हम जब क्वेश्चन में पूछेंगे। अभी पहला पॉइंट ये है कि मैक्सिमम इनहेल किया है, वाइटल कैपेसिटी में भी उसने दम लगा के इनहेल कर लिया, और बेटा ये क्या बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी में भी उसने दम लगा के इनहेल कर लिया। ठीक है, यस यस, दम लगा के इनहेल कर लिया तो उसके पूरे लंग्स में टोटल कितनी एयर दिख रही है मैम, आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, ये होती है टोटल लंग कैपेसिटी। उसके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, उसके लंग्स में मैक्सिमम एयर कितना आ सकता है, वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी। उसके लंग्स में टोटल कितनी एयर आ सकती थी, इतनी आ सकती थी। मैक्सिमम इनहेल करने के बाद दम लगा के इनहेल करने के बाद इतनी आ सकती थी।
वाइटल कैपेसिटी कहती है कि इंसान ने मैक्सिमम इनहेल किया। अब मुझे इससे मतलब नहीं उसके लंग्स में कितनी एयर दिख रही है, कितनी दिख रही है वो तो टोटल लंग कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी कहती है कि उसने फोर्सफुल इनहेल किया, अब बताओ वो कितना इसमें से एक्सहेल आउट कर सकता है, कितना एक्सहेल आउट कर सकता है। आईआरवी कर सकता है मैम, आईआरवी के बाद क्या एक्सहेल आउट करेगा, टीवी कर सकता है मैम, ईआरवी कर सकता है मैम, आरवी को कर सकता है क्या, नहीं। ये हो गई उसकी वाइटल कैपेसिटी। आप सोचो कितना इजी है, आप सोचो कितना इजी है। यस और नो बेटा आप लोग, मैं अर्जुनाथ से रिक्वेस्ट कर रही हूं प्लीज स्पैमर्स पे ध्यान मत दो बेटा, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, हर साल आएंगे, हर बैच में आएंगे, यही रहेंगे यही पढ़ेंगे। आपको बेटा आगे निकलना है, आप इन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये चीज बहुत ध्यान से सुनिए, इस तरीके से जेन्युइनली मैं बता रही हूं आपको, नहीं बेटा एनसीईआरटी या किसी बुक में कहीं पे मिलेगा, इसको पढ़िए प्लीज बेटा। हमेशा ना अच्छी चीज ना पढ़ने की उस उम्मीद में रहिए कि यार कितना अच्छी चीज सीखी हमने, खुश होना चाहिए हर दिन। आप बताओ कितना इजी है, कुछ डिफिकल्टी लगी आपको? क्या आप कभी भूलोगे मैम ने कहा था कि टोटल लंग कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी में सबसे पहली कंडीशन है दम लगा के मैंने इनहेल कर लिया है, दम लगा के इनहेल कर लिया है। अब वाइटल कैपेसिटी कहती है दम लगा के इनहेल करने के बाद तूने कितना बाहर किया, और टोटल लंग कैपेसिटी कहती है दम लगा के इनहेल किया उसके बाद कितनी एयर दिख रही है लंग्स में, वही तो मेरी लंग की कैपेसिटी है। अब बेटा इनको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे ना टोटल लंग कैपेसिटी में मैं ऐसे लिख रही हूं ना, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ऐसे लिख रही हूं ना। इनको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, मैं चाहूं तो इसे बेटा ऐसे करके लिख सकती हूँ, वीसी प्लस आरवी लिख सकती हूँ कि नहीं, यस। मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आईसी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ठीक है मैम। मैं चाहूं तो इसको बेटा ऐसे भी लिख सकती हूँ, आईआरवी प्लस ईसी प्लस आरवी। लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे वाइटल कैपेसिटी को भी बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या आपको चमक रहा है ये चीज? वो तो अलग बात है, और इनकी वैल्यू कितनी ऐड कर करके बनती है वो तो बहुत आसान है। अगर आपको इंडिविजुअल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की वैल्यू पता है, आपको अगर इंडिविजुअल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की वैल्यू पता है तो बेटा आप आराम से कर सकते हैं। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, क्या हम इस चीज को लिख ले मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, डन 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 डन, बढ़िया कॉन्सेप्ट चमका। पहले इससे बेटा लिख लेते हैं, फिर ना मैं आपको वाइटल कैपेसिटी के दूसरे तरीके से जो डेफिनेशन है ना उससे भी यही वैल्यू आएगी वो समझा देती हूँ, क्योंकि वो एनसीईआरटी में वो वाली लैंग्वेज दी हुई है। और दोनों को याद कैसे रखना है वो भी समझा दूंगी, बहुत आसान है, एक वर्ड को घुमाना है बाकी सबसे, ठीक है। चल बहुत शानदार बेटा, गुड गुड वेरी गुड बेटा। तो वाइटल कैपेसिटी में आ गया मैम टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये हो गई मैम हमारी वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी होगी मैम टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, बस इसमें एक रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड हो गया, दैट्स ऑल। सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इज डन। बहुत बहुत वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड बेटा। आप एक बारी बेटा इसे नोट कर चुके हो ना। अब मैं आपको वाइटल कैपेसिटी की दूसरी डेफिनेशन बताऊं। आप पहली डेफिनेशन पे ध्यान दो, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। अब यहां पे एक्सहेल की जगह इनहेल लगा दो, यहां इनहेल की जगह एक्सहेल लगा दो, बस। जहां एक्सहेल लिखा है वहां इनहेल लगा दो, जहां इनहेल लिखा है वहां एक्सहेल लगा दो। तो दूसरी डेफिनेशन में लिखा हुआ है द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। जहां इनहेल एक्सहेल लिखा हुआ था वहां क्या लगा दिया बेटा, इनहेल। जहां इनहेल लिखा हुआ था बेटा वहां क्या लगा दिया, एक्सहेल। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला है, कौन सी डेफिनेशन याद रखोगे, सिर्फ पहली डेफिनेशन याद रखोगे। तो फिर मैम हमें दूसरी डेफिनेशन कैसे याद होगी? अगर पेपर में दूसरी डेफिनेशन आ गई तो हमें कैसे समझ में आएगा ये करेक्ट है या नहीं है? मैं बता रही हूं कैसे समझना है। पहली डेफिनेशन याद रखोगे, उसे लिखोगे फटाफट से, और उसमें जहां एक्सहेल लिखा हुआ है वहां इनहेल लगा दो, और जहां इनहेलेशन लिखा हुआ है वहां एक्सहेलेशन लगा दो। देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल
आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। इसे मैं एक बारी करके बताऊं कि इसकी भी वैल्यू यही आती है, एक बारी करके बताऊं, इसकी भी वैल्यू यही आती है, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। और मैंने बेटा ये क्यों बताया, क्योंकि इसमें भी आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन है, इसमें भी आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन है, तो इसको याद रखना आसान होता है, इसे याद रखना आसान होता है ना। इसको भी मैं एक बारी आपको प्रूफ करके बताऊं। टोटल एक इंसान कितना एयर क्या कर सकता है बेटा, इनहेल कर सकता है, बट शर्त क्या है, जब उसने फोर्स लगा के एयर को बाहर कर दिया है, जब उसने फोर्स लगा के एयर को बाहर कर दिया है, अब वो टोटल कितना एयर इनहेल कर सकता है। जब आप बेटा दम लगा के एयर को बाहर करते हो, तो एक तो आप बेटा टाइडल वॉल्यूम को बाहर करते हो, और एक बेटा आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर करते हो, क्योंकि फोर्स लगा के बाहर किया है ना, तो फोर्स लगा के बाहर किया तो एक टाइडल वॉल्यूम को बाहर किया और एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर किया। अब बोला टोटल कितना इनहेल कर सकते हो, तो पहले किस टंकी की पानी को भरोगे बेटा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर किसे भरोगे, टाइडल वॉल्यूम, और फिर बेटा क्योंकि आप टोटल कितना इनहेल कर सकते हो तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों ही आ जाएगा बेटा, टीवी, आईआरवी, ईआरवी। समझ गए ना चिंटू? हाँ रितिका, यस दीप, यस चांदनी, यस सागर, यस श्रेया, यस रविकांत, सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो क्या हम बेटा आगे बढ़े? This is the first time that I have used these diagrams to actually explain, and I feel that these diagrams are very good, and I'm going to Yakin also, so I will use these diagrams there. ठीक है, जब मैं लक्ष्य का रिवीजन कराऊंगी तो भी मैं उनके लिए डायग्राम्स यूज करूंगी, बिकॉज आई थिंक दीज डायग्राम्स वर क्वाइट यूजफुल। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कभी अपने बेटा जूनियर्स को समझाओ या अपने साथी को समझाओ तो ऐसे डायग्राम बना के समझाना, या तुम जब बेटा इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को रिवाइज करोगे ना, तो डायग्राम बना के रिवाइज करना, तुम्हें ना बेटा एक एक चीज याद आएगी एग्जाम में, एक एक चीज याद आएगी। ठीक है, तुम्हारी क्लास का टाइम इतनी जल्दी बीतता है कि मैं क्या बताऊं बेटा, हाय राम। एक बारी बेटा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की डेफिनेशन को एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले एक नोट डाल के वो वाली बात लिखो जो मैंने आपसे कही थी स्टार्टिंग में। एक नोट डाल के लिखो बेटा, अभी तो शुरू किया था यार। ऑल वॉल्यूम्स एक्सेप्ट residual volume, except residual volume, except residual volume can be measured using spirometer, can be measured यूजिंग स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से आप सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हो एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, और इसीलिए बेटा जिन भी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, अगर आपसे पेपर में पूछे कि बेटा बता इस पर्टिकुलर कैपेसिटी को तुम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हो, तो तुम कहोगे नहीं। किसी भी कैपेसिटी में जिसके एडिशन में रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है उनको भी आप मेजर नहीं कर सकते, यानी कि ऑल इन ऑल रेजिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो जिन भी कैपेसिटीज को लिखने के लिए आपने रेजिडुअल वॉल्यूम यूज किया है वो सारी कैपेसिटीज को भी आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, यस एवरीवन, यस एवरीवन। सो या हेंस कैपेसिटीज including RV यानी residual volume cannot be measured by spirometer। बेटा डन डनाडन डन कर लो एक बारी फटाफट से, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन कर लो बेटा एक बारी फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, अच्छा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की ड्यूरेशन में तुम लोगों ने, कई लोगों ने आंसर दिया था और कई लोगों ने गूगल करके आंसर दिया था, तो गूगल करके 1.5 2.5 ये सारे आंसर्स तुम दे रहे थे, है ना। अभी किसी को एग्जैक्टली पता है कि इसी नोट में मैं लिख रही हूं, वैसे तो बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ इनहेलेशन कितने टाइम के लिए और एक्सहेलेशन कितने टाइम के लिए, बट फाइनल आंसर कोई मुझे बताना चाहेगा? क्योंकि गूगल करते हो तो सबसे पहला आंसर वह मिलता है,
गूगल करते हो तो सबसे पहला आंसर वही मिलता है। यस, इनहेलेशन की ड्यूरेशन और एक्सहेलेशन की ड्यूरेशन कितनी? डन 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 डन। सारे बच्चों का बेटा हो गया है तो एक बारी बेटा थम्स अप दे दो। यस एवरीवन, अगर सारे बच्चों का हो गया है तो बेटा एक बारी थम्स अप दे दो। डन 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 डन। 0.22 सेकेंड, किसकी 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड? अगर तुम अप्रोक्सीमेट 2.5 नहीं 2 और 3, वेरी गुड। जिसने भी 2 और 3 दिया है वेरी गुड। इसको 2 सेकेंड्स मानेंगे, इसको 3 सेकेंड्स मानेंगे, और ये आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं। पॉइंट में आप आंसर बेटा नहीं लिखेंगे। ये हालांकि अतिरिक्त ज्ञान है, ये अतिरिक्त ज्ञान है। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो। अब बेटा हम ना एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके लिए मुझे आपको पहले बेसिक्स पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है? जिसके लिए पहले मुझे आपको बेसिक्स पढ़ाने पड़ेंगे, जो आपने बेटा 10वीं में शायद ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, और आपको थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी इसलिए भी पता होगा क्योंकि अभी मैंने आपको बेटा फ्रॉग पढ़ाते वक्त में हार्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताई है, तो इसलिए भी आपको पता होगा, ठीक है? तो अभी हम सबसे पहले बेटा नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने के लिए थोड़ी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो गई, ये आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी काम में आएगा, और ये आपको ये वाली टॉपिक की भी सुपर्ब एक्सप्लेनेशन समझने में भी काम आएगा, ठीक है? एक बारी बेटा कैपेसिटीज को एनसीईआरटी से पढ़ लें, कैपेसिटीज को एनसीईआरटी से एक बारी पढ़ लें, डेफिनेशंस को। यस एवरीबॉडी, देखो अच्छा चलो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से ही शुरू करते हैं ना। मुझे याद नहीं है मैंने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम लास्ट क्लास में एनसीईआरटी से पढ़ाई थी या नहीं, ठीक है? देखो, टाइडल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो वैल्यू ऑफ एयर तुमने नॉर्मली इनहेल या एक्सहेल किया उसे तुमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कहा। 500 ml होती है बेटा, और एक हेल्दी इंडिविजुअल कैन एक्सपायर और इंस्पायर अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। पर मिनट आप 6000 से 8000 ml एयर पर मिनट आप इनहेल या एक्सहेल कर सकते हो, जिसे आप टाइडल वॉल्यूम कहते हो। फिर आया आईआरवी बेटा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या बोला बेटा? एडिशनल, याद रखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इनहेल तो तुमने कर लिया, बट उसके अलावा एडिशनल वैल्यू ऑफ एयर बेटा जो आप इनहेल करते हो दम लगा के, उसे आप बोलते हो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एवरेज है बेटा 2500 से 3000 ml, ठीक है? यस। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1100। बेटा एक है 1000 से 1100 और रेजिडुअल वॉल्यूम है 1100 से 1200। तो जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल इनहेलेशन के अलावा भी दम लगा के तुमने एयर को इनहेल किया, वैसे ही नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद भी दम लगा के कुछ एयर को एक्सहेल किया, वो था एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। पर मैम चाहे जितना जोर लगा लो उसके बाद भी कुछ एयर रह जाती है लंग्स में, जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। The volume of air remaining in the lungs even after forcible expiration, beta. Why I always read NCERT in the class so that you understand that we cover NCERT throughout, beta. इसके कॉन्सेप्ट हम मिस नहीं करते। मैं वर्ड टू वर्ड पूरी रीड कराती हूँ, वर्ड टू वर्ड छापते तो हमें नहीं बेटा, हम वैसे रट्टू तोता तो नहीं बनेंगे, लेकिन वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट हम बेटा अपने नोट्स में लिखते हैं, और आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा जब मैं क्लास में रीड कराती हूँ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपको। By adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. भाई आपकी लंग्स की कैपेसिटी, भाई अब स्मोकर्स हो गए या बेटा स्मोकिंग तो चलो एक मैंने एक एक्सट्रीम कंडीशन बताई, अलग अलग बेटा तुम्हारी हो सकता है अलग अलग रेस्पिरेटरी कंडीशंस है, वो कैसे पता चलता है तुम्हारे बेटा इसमें प्रॉब्लम है? जैसे आप ना हार्ट में पढ़ोगे, ईसीजी कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, किसी ने कराया भी होगा बेटा, और टीवी पे ऐसी स्क्रीन पे ऐसा दिखता है पीप। अरे टीवी में बड़ा फेमस है यार, टीवी में जैसे पेशेंट को कुछ हो ना हो ईसीजी जरूर लगा देते हैं पेशेंट का। और पता कैसे चलता है बंदा टपक गया? कैसे पता चलता है? क्योंकि बेटा कैसे होता है, पी लाइन एकदम पी हो जाती है, होती है कि नहीं? वो क्या हेल्प करती है, वो जो ग्राफ आता है ईसीजी का ना, उससे पता चलता है तुम्हारे दिल में सारी चीजें सही से काम कर रही है कि नहीं, वैल्व काम कर रही है कि नहीं,
कॉन्ट्रैक्शन सही से हो रहे हैं कि नहीं, मसल सही से काम कर रही है कि नहीं, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करती है। ये सारी वॉल्यूम्स है, कैपेसिटीज एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए हमने डिस्क्राइब किया है। भाई अगर तुम्हारे अंदर दिक्कत होगी तो तुम्हारे अंदर भी बेटा ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में दिक्कत, मतलब वैल्यूज में गड़बड़ आएगी, तो हम डायग्नोस करेंगे कि भैया इसको कुछ तो गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम है तो ये गड़बड़ है, ये वाली वैल्यू खराब है तो ये गड़बड़ है। समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ, स्ट्रेट लाइन हो जाती है, तब पी करके स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ऐसे गॉन। पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेटा कैपेसिटीज देखो, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मैंने कहा ना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन है। तो इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल आप नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद कितना इनहेल कर पा रहे हो। वैसे ही टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। आपने नॉर्मल इनहेल किया, अब आप टोटल वॉल्यूम कितना एक्सहेल कर सकते हो। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, है ना। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें था चाहे जितना दम लगा लो, इसमें क्या था, अब आपको रट चुका होगा ये, यहां अब आपको रट चुका होगा। क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मैंने नॉर्मल एक्सहेल किया, नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद मेरे लंग्स में कितनी एयर है। मैम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमेशा रहती है और रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहती है, सो ERV प्लस RV, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, इसमें इनहेल वाली बात की है हमने, दोनों तरीके से पढ़ा है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सिबल इंस्पायरेशन। अगर यहां एक्सपायरेशन है तो इंस्पायरेशन कर दो, और ब्रीद इन है तो ब्रीद आउट कर दो, दोनों तरीके से ये एकदम करेक्ट है। इसकी वैल्यू क्या है? ERV प्लस TV प्लस IRV। देखो ना दूसरी भी डेफिनेशन लिखी हुई है, अरे दोनों डेफिनेशन लिखी हुई है यार, दोनों डेफिनेशन लिखी हुई है NCERT में। हाय राम, मेरे को पता ही नहीं था। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये हमेशा से थी दोनों डेफिनेशन क्या? The maximum volume of air a person can breathe out after forcible inspiration, दोनों तरीके से दिया हुआ है। मेरे को ये वाला बेटर लगता है क्योंकि इससे आप क्या करते हो, ये वाली चीज भी रिलेट कर पाते हो। The total volume of air accommodated, accommodated मतलब present in the lungs, ये lungs नहीं है बेटा, मैं पता नहीं यहाँ क्यों दिखा रही हूँ, present in the lungs at the end of forcible inspiration। टोटल प्रेजेंट कितनी है, वो टोटल लंग कैपेसिटी है दम लगा के लेने के बाद, और वाइटल कैपेसिटी कहती है दम लगा के लेने के बाद कितनी बाहर कर सकते हो, वो है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना। दिस इंक्लूड्स RV, ERV, TV एंड IRV और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। मैंने कहा था ना बेटा लिखने के तरीके अलग अलग है। श्रेया बेटा धन्यवाद बेटा। क्या आप लोगों को बेटा एक एक चीज अब क्रिस्टल क्लियर हो गई? हाँ, बहुत एफर्ट्स लगा के मैंने आपको वापस से पूरी वॉल्यूम्स को समझाया, क्योंकि ये टॉपिक बेटा आपकी, मैं जानती हूं ये चीज डिमांड करता था, इसीलिए हमने इस सेशन को थोड़ा टाइम दिया बेटा। तो आपके कमेंट्स जब पढ़ती हूँ तो कमेंट से भी समझ में आ जाता है, और बेटा एज अ टीचर भी ये समझ में आता है कि बच्चे को कौन से टॉपिक में ना ज्यादा मेरी मेहनत की जरूरत है, वहां पे मैं मेहनत करती हूँ ज्यादा, कंपेरेटिवली ज्यादा बाकी टॉपिक से। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि इसमें से टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, और मैं चाहती हूँ आपको रट्टू डॉक्टर्स ना बनाऊं, थोड़े बेटा समझदार डॉक्टर्स बनना है, आपको अच्छे डॉक्टर्स बनना है, बेहतरीन डॉक्टर्स बनना है ना। अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वैसे तो फ्रेश टॉपिक हमने पढ़ा है, ये दोनों जो कैपेसिटीज हमने पढ़ी वो दोनों कैपेसिटीज हमने न्यू ही पढ़ी थी, पिछले क्लास में डिस्कस्ड नहीं थी, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बेटा हेडिंग डालो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपके बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, मैम एयर में तो इतनी सारी गैसेस रहती हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, फिर ऑक्सीजन ही क्यों ब्लड में डिसॉल्व होती है, मैम CO2 क्यों बॉडी के बाहर ही जाती है, ऑक्सीजन अंदर ही क्यों आती है। तो इतने सारे जो आपके डाउट्स थे बेटा उसको पहले क्लियर करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ECG अभी नहीं है बाबू, ECG आगे है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यस, चलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सिंपल मतलब आपको समझ में आ रहा है, गैसेस का एक्सचेंज होना, गैसेस का एक्सचेंज होना, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, कहां से होती है, इसको समझने से पहले चलो पहले यही लिख लेते हैं कि कहां से होती है, उसके बाद हम समझेंगे। ये तो वैसे फ्लो में ही आ जाएगा,
पूरा जो बेटा प्रेशर है, कि प्रेशर का कॉन्सेप्ट है कि एयर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स में क्यों मूव करती है, CO2 हमेशा लंग्स से एटमॉस्फेयर की डायरेक्शन में ही क्यों मूव करती है, कहां पे बेटा ऑक्सीजन का क्या पार्शियल प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपके ब्लड में क्या होता है, आपके लंग्स में क्या होता है, ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैम वो सारे फैक्टर्स बताओ जो फैक्टर्स मैम इस एक्सचेंज को इंपैक्ट करते हैं। और एक्सचेंज होती कहां से है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती कहां से है? तो बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 लेयर की बनी होती है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए। तो बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होती है, कहां से होती है जरा बताना। पहले लिखेंगे बेटा, हेडिंग डालो, बेसिक्स करते हुए चलते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ डिफ्यूजन बाउंड्री, देयर इज अ डिफ्यूजन बाउंड्री या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। Found through which the air is first exchanged, through which the air is first exchanged in the lungs। बनाना है और लिखना भी है। एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है मैम, रेस्पिरेटरी जोन होती है जहां से एयर का एक्सचेंज होना होता है। मैम हमने पढ़ा था हमारी लंग्स में होती है बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे बोला जाता है एल्वियोलाई। 300 मिलियन एल्वियोलाई कंबाइंड दोनों लंग्स में होती है। 300 मिलियन एल्वियोलाई। सबसे पहले तो बेटा वहीं से एयर का एक्सचेंज होना होता है और वहीं पे आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। इसको बनाना भी है बेटा। मैम कैसे बनी हुई होती है एक बार आप डायग्राम के थ्रू बताओ। बिल्कुल बताती हूं बेटा। अरे बेटा ज्यादा बड़ा डायग्राम बन गया, थोड़ा छोटू बना, थोड़ा हल्का छोटू। एक बार, हाँ ठीक है यार, ठीक है चलेगा। ये हमारी एल्वियोलाई है बेटा। एल्वियोलाई में कौन सी एपिथेलियम होती है कोई बताएगा? Alveoli is lined by which epithelium? Alveoli is lined by which epithelium? Alveoli में कौन सी एपिथेलियम होती है? एल्वियोलाई में कौन सी एपिथेलियम होती है प्यारे प्यारे जगसेनारे सपोलो, जल्दी से बता दो। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। बहुत शानदार बेटा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। हमारी एल्वियोलाई थोड़ी सी टेढ़ी बनी है बेटा, अभी ये ना सीधी हो भी नहीं पाएगी। मैंने एक बार किसी चीज को टेढ़ा बना दो ना, फिर वो बेटा ना सीधा हो ही नहीं पाता है, दिमाग इसी में डिस्टर्ब्ड रहता है। इसको सीधा करो। ये मेरा लास्ट एफर्ट था, अभी भी अगर टेढ़ा है तो कोई बात नहीं बेटा, टेढ़ा है पर हमारा है। चलिए एल्वियोलाई बेटा, एल्वियोलाई में मैंने आपको एक 3D एनिमेशन दिखाई थी ना कि एल्वियोलाई के चारों ओर क्या तगड़ी ब्लड सप्लाई होती है या नहीं? तगड़ी ब्लड सप्लाई होती है, हाँ या ना प्यारे सपोलो? होती है ना, होनी भी चाहिए। ऐसी कोई भी जगह जहां से फिल्टरेशन हो रहा है, ऐसी कोई भी जहां से डिफ्यूजन हो रहा है, हाईली वैस्कुलर। मैम इसके चारों ओर तगड़ी ब्लड कैपिलरीज, आपने देखा था ना ब्लू और रेड कलर में कैपिलरी नेटवर्क, आपको एक एनिमेशन में मैंने दिखाया था, बहुत सुंदर। अब मैं बेटा उसका जाल तो नहीं बना सकती, बट मैं ये कह सकती हूं कि मैम इसके चारों ओर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है। बेटा अब इससे बहुत ध्यान से सुनना। आपसे मैं अभी देखती हूं कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स कितने याद है जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था फ्रॉग पढ़ाते वक्त में। अभी आपका भी टेस्ट होगा, आपको कितना याद है जरा देखते हैं। पहले तो मुझे बताओ, अगर ये ब्लड कैपिलरी है तो ब्लड कैपिलरी में भी कौन सी टिश्यू की प्रेजेंस होती है? एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम होती है अगर ये ब्लड कैपिलरी मैं बना रही हूं?
अगर ये मैं ब्लड कैपिलरी बना रही हूं तो ब्लड कैपिलरी में कौन सी एपिथेलियम होती है ये भी जरा बता दो। क्या ब्लड कैपिलरी में भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है बेटा? और क्या मैंने इसका दूसरा नाम आपको कभी बताया है एनिमल टिश्यू पढ़ाते वक्त में? क्या मैंने इसका दूसरा नाम बताया बेटा एनिमल टिश्यू पढ़ाते वक्त में? यस एवरीवन, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। शानदार। ये आंसर्स आपके तभी आ रहे हैं जब आपने बेटा चीजों को आप याद किया है और आपको मेमोराइज्ड है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को हम एंडोथीलियम भी बोलते हैं, हाँ या ना? बोलते हैं कि नहीं प्यारे प्यारे बच्चों? एंडोथीलियम बोलते हैं, हाँ या ना? यस। मैं कह रही हूं कि आपने मुझे बताया कि मैम ये तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है जो हमारी एल्वियोलाई में है। ठीक है मैम, लिख लेते हैं इसे। ये हमारी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है जो हमारी एल्वियोलाई में है। बिल्कुल सही बात मैम, ये हमारी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है जो हमारे ब्लड कैपिलरी में है, जिसका दूसरा नाम आप सारे बच्चे बता रहे हैं मिलके, एंडोथीलियम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो आपके कैपिलरी में है। बट मैम इस कैपिलरी का नाम क्या है और क्यों है इसका ये नाम? बेटा याद आ रहा है जब मैंने आपको कैपिलरी, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जब मैंने आपको वो फ्रॉग पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। मैंने आपसे कहा था जब भी किसी भी वेन में या आर्टरी में किसी ऑर्गन का नाम लगता है, जैसे हेपेटिक वेन या हेपेटिक आर्टरी, रीनल वेन या रीनल आर्टरी, इसका मतलब उस ऑर्गन से एसोसिएटेड जो भी ब्लड वेसल होगी उसका नाम वैसा पड़ जाता है। जब मैं रीनल आर्टरी, रीनल कैपिलरी, रीनल वेन बोल रही हूं, यानी मैम किडनी के आसपास जो चीज है मैं उसकी बात कर रही हूं। जब मैम मैं हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक कैपिलरी, तो मतलब मैम लिवर के आसपास की बात कर रही हूं। जब मैं बेटा पल्मोनरी वर्ड यूज करी, क्योंकि आपको याद है ना पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, तो गिल से जब रेस्पिरेशन होती थी तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, लंग से जब रेस्पिरेशन होती है तो क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो जब मैं पल्मोनरी वर्ड यूज कर रही हूं तो मैं किसकी बात कर रही हूं बेटा? लंग्स की बात कर रही हूं। अब मैं देखो आपको ये भी बेसिक्स बेटा मैंने आपको बताया था, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड लेके जाने वाली ब्लड वेसल। सबको ये बेसिक्स याद आ रहे हैं बेटा? इतनी मेहनत से मैंने वो बेसिक्स आपको बेटा उस क्लास में बताए थे। आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम हार्ट। वेन वो ब्लड वेसल है जो ब्लड कैरी करती है टुवर्ड्स द हार्ट। याद आ रही है? और आर्टरी हमेशा ब्रांच करती है, कैपिलरी बनाती है, कैपिलरी हमेशा मर्ज करती है तो वेन बनाती है। इसको तो बनाना है, बट जिन भी बेटा सपोलो ने वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है उनको मैं एक बारी बता दूं। एक सेकंड, ये बनाना मत बेटा अभी, ये वाला डायग्राम अभी मत बनाना। जिन भी सपोलो ने वो चैप्टर बिना पढ़े यहां पे आ गया ना डायरेक्टली, उनके लिए मैं बता रही हूं। यह आपका हार्ट है, आपका हार्ट में ना बेटा ऐसे चेंबर्स होते हैं, इसे बोलते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो आपके ना लेफ्ट वेंट्रिकल से ना बेटा एक ब्लड वेसल निकलती है जिसे बोलते हैं आयोटा। ये बनाना नहीं है, जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा ना मैं उनके लिए बता रही हूं। आयोटा, ये आगे अभी हम पढ़ेंगे भी, ये आगे हम अभी पढ़ेंगे भी, आप चिंता मत करो, वापस से बताऊंगी। अभी सिर्फ एक चीज को समझाने के लिए मैं बता रही हूं। जैसे आयोटा है ना बेटा, तो ये आयोटा क्या करती है? आयोटा बड़ी वाली टहनी है, पेड़ की जो मेन टहनी होती है ना वो आयोटा है। फिर टहनी क्या करती है? छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाती है, छोटी छोटी ब्रांचेस को बोला जाता है आर्टरी। तो बेटा ऐसी आयोटा से ब्रांच बनती है आर्टरी। आर्टरीज हमेशा बेटा ब्लड कहां लेके जाती है? ऑर्गन के पास, अवे फ्रॉम हार्ट। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट। ऑर्गन के पास जब वो ब्लड लेके जाती है ना तो वहीं जाके बेटा वो कैपिलरी नेटवर्क में टूट जाती है। क्योंकि किसी भी चीज का फिल्टरेशन या डिफ्यूजन जो होता है कैपिलरी के थ्रू होता है, कभी भी आर्टरी या वेन के थ्रू डिफ्यूजन्स नहीं होते हैं। हमेशा कोई भी चीज बेटा डिफ्यूज करती है, फिल्टर करती है तो वो कैपिलरी से होती है। कैपिलरी बहुत पतली पतली है ना बेटा, आर्टरी बहुत मोटी मोटी होती है ब्लड वेसल्स। अभी वो भी समझाऊंगी कैपिलरी से ही क्यों फिल्टरेशन होता है, कैपिलरी से ही क्यों डिफ्यूजन होता है। अब मैम ऑर्गन के पास तो आर्टरी जाके कैपिलरी बना देती है, कैपिलरी से आगे मर्ज होके क्या बनता है बेटा? कैपिलरी से आगे मर्ज होके बनता है वेन।
कैपिलरी से आगे मर्ज होके बनता है वेन, वेन कैरी द ब्लड वेसल टुवर्ड्स द हार्ट। बट वेन बेटा, वेन जो होती है वो वीना केवा से मिल जाती है, वीना केवा। वेन्स पतली ब्रांचेस है, वेन आगे जाके मोटी टहनी से मिल जाती है जिसे वीना केवा बोलते हो। जैसे आयोटा मोटी टहनी है, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस आर्टरी होती है जो ऑर्गन के पास ब्लड लेके जाती है। आर्टरी आगे जाके कैपिलरी में टूट जाती है, कैपिलरी वेन्स बनाती है, कैपिलरी से आगे वेन्स बनते हैं। वेन बेटा किसके साथ में जुड़ जाती है, मर्ज हो जाती है वीना केवा से, जो वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आता है। एक चीज मुझे बताओ बेटा कि क्या आपको ये बेसिक समझ में आया? अभी मैं ये चीज वापस से एक्सप्लेन करूंगी और आगे तो आपको कई दफा ये वाली चीज पढ़नी ही है, लेकिन ये सिर्फ उन सपोलों के लिए जो बेटा फ्रॉग का बैकलॉग करके आए हैं, कॉकरोच का बैकलॉग करके आए हैं, बिल्कुल भी आर्टरी वेन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए मैंने एक छोटा सा डेमो दिया है। आगे तो इसको पढ़ेंगे अभी, है ना? यस एवरीबॉडी। वैसे ही बेटा यहां पे मैंने ये जो कैपिलरी बनाई हुई है ना बेटा, ये जो मैंने कैपिलरी बनाई हुई है, ये कैपिलरी का नाम होता है पल्मोनरी कैपिलरी। ये जो कैपिलरी मैंने बनाई हुई है ना बेटा, इस कैपिलरी को बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। तो कैपिलरी किसके बीच में होती है बेटा? कैपिलरी होती है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। आर्टरी ब्रांचेस इनटू कैपिलरी, है ना? आर्टरी ब्रांचेस इनटू कैपिलरी। तो मैं कह सकती हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर खून इस डायरेक्शन में आ रहा है, ब्लड का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है, लंग्स के पास ब्लड लेके आने वाली ब्लड वेसल का नाम क्या होगा? यहां पे बताओ। ये ब्लड लेके आ रही है लंग्स के पास, ऑर्गन के पास ये ब्लड लेके आ रही है, और यहां से ब्लड वापस जा रहा है, तो यहां से ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाएगा। ये वाला तो कैपिलरी है, ये तो सेंटर में जो इससे चीजों को डिफ्यूज करेगी, ये तो सेंटर में कैपिलरी है। लेकिन मैम इसे मैं क्या कह सकती हूँ? पल्मोनरी आर्टरी कह सकती हूँ, हाँ या ना? एक एक चीज के कंसेप्ट्स को बेटा आपको समझना है कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी ही क्यों कहा। बिल्कुल सही बेटा, वेरी वेरी गुड। आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट लेकिन टुवर्ड्स द ऑर्गन, एंड ये क्या हो गई बेटा? पल्मोनरी वेन। ये क्या हो जाएगी बेटा? पल्मोनरी वेन। यस एवरीबॉडी, ये क्या है? पल्मोनरी वेन। बेटा अभी मैंने यहां नहीं लिख रही हूं क्योंकि यहां मुझे कुछ और लिखना है, तो ये पल्मोनरी वेन होगी। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक किसी को कोई दुखदार समस्या? पल्मोनरी आर्टरी ब्रांचेस इनटू पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी मर्जेस मिलके बनाती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन, वेन टुवर्ड्स द हार्ट, तो ये टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके जा रही है। पहले मुझे बेटा यहां तक बता दो कि इनके नाम समझ में आए कि इनके नाम ऐसे ऐसे क्यों रखे हुए, नाम ऐसे क्यों रखे हुए। अभी तो सोचो कि इतनी बेसिक बात बताई, पल्मोनरी क्या, आर्टरी क्या, कैपिलरी क्या, वेन क्या, ये तो बहुत बेसिक बात बताई आपको, बिल्कुल बेसिक, है ना? यस, या थोड़ा एसी ठंडा कर दो, है ना? अब मैम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस किस से मिलके बनी? किस किस से मिलके बनी मैम? जब कोई भी एयर का बेटा एक्सचेंज होना है, फॉर एग्जाम्पल आगे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, ऑक्सीजन मैम यहां से मूव करके ब्लड में चला जाता है, और मैम CO2 जो है मूव करके उल्टी दिशा में चला जाता है। CO2 का मूवमेंट जो होता है मैम ऐसे होता है, CO2 का जो मूवमेंट होता है मैम वो ऐसे होता है मैम। तो ये जो एयर का एक्सचेंज हो रहा है, ये एक्सचेंज करने के लिए कौन कौन सी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? पल्मोनरी आनंदी, पल्मोनरी का मतलब बेटा लंग्स, ठीक है? यस यस। अब बेटा एयर को कौन कौन सी मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ रहा है मैम? एक है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, मैम एक है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम या फिर एंडोथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, और एक और चीज है मैम जिससे इसको गुजरना पड़ता है, और वो है मैम इन दोनों के बीच में, ये दोनों चिपकी हुई थोड़ी होती है बेटा, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट एक बेसमेंट सब्सटेंस,
इन दोनों के बीच में प्रेजेंट एक बेसमेंट सब्सटेंस, इन लेयर से होते हुए बेटा आपके एयर को गुजरना पड़ता है। चाहे आपकी CO2 यहां से यहां जाए, चाहे आपकी ऑक्सीजन यहां से यहां आए, उनको इन तीनों लेयर से बेटा गुजरना पड़ता है। ये क्या है मैम? ये इन दोनों के बीच में क्या है मैम? ये है बेसमेंट। मैं अभी आपको एनसीईआरटी का भी डायग्राम बताती हूं। मैं एग्जैक्टली कौन से डायग्राम को बेटा एक्सप्लेन कर रही हूं। आई एम एक्सप्लेनिंग बेटा दिस डायग्राम। अब मैं आपको यहां पे ये दिखाऊंगी भी बेटा। क्या आपने बेटा बेसमेंट सब्सटेंस का नाम पहले भी कहीं सुना है? क्या आपने बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहीं सुना है? क्या ये सेल्स की बनी हुई होती है ये बेसमेंट सब्सटेंस? क्या ये सेल्यूलर लेयर होती है? क्या ये सेल्स की बनी होती है? जैसे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, जैसे आपकी एंडोथेलियम है, जैसे आपके कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स भी होते हैं। क्या ये सेल्यूलर है बेसमेंट सब्सटेंस? बिल्कुल भी नहीं। इट इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। जैसे अगर मैं आपकी दीवार को ऑब्जर्व करूं, उसमें ईंटें हैं, ईंटों के बीच बीच में क्या लगा रखा है? सीमेंट। ईंटों को अगर मैं सेल्स मानूं तो वो जो सीमेंट है वो सेल नहीं है, वो सिर्फ एक सब्सटेंस है। वैसे ही बेटा यहां पे ईंटें जो है वो आपकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एल्वियोलाई के है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपकी पल्मोनरी कैपिलरी की है। बेसमेंट सब्सटेंस क्या है मैम? ये सिंपल एक बेटा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बोलते हैं। इट इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। आप बायोमोलिक्यूल्स में आगे पढ़ोगे बेटा, इट इज अ मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स नाम देते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये वर्ड अभी एनसीईआरटी में शायद यहां ना भी यूज हुआ हो। इट इज अ काइंड ऑफ बेटा मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जिसके बारे में हो सकता है हम बेटा कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। सिंपल जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इट इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इट इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। ये सेल्यूलर नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी। मेड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर बेटा कार्बोहाइड्रेट। आपको बहुत ज्यादा इस पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, मैं बार बार बोल रही हूं। तो बेटा अगर तुमसे पूछा जाए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ हाउ मेनी, ध्यान से सुन के बेटा फटाफट से कमेंट्स में आंसर देना, आगे पेज पे बढ़ेंगे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ हाउ मेनी सेल्यूलर लेयर्स? क्या आंसर दोगे? हाउ मेनी सेल्यूलर लेयर? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, हाउ मेनी सेल्यूलर लेयर्स? इतना ध्यान से 10 बार 15 बार समझाने के बाद भी जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है 3, लगाओ जोर से बेटा, जैसे शाबाशी देते हो ना। आसपास रिमोट रखा है, रिमोट ऐसे मारो अपने आप को। तुम्हारे चक्कर में मैं मार रही हूं अपने आप को। लगाओ अपने आप को, लगाओ जल्दी से। अभी क्या समझाया? सेल्यूलर लेयर सिर्फ 2 ही है। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए हाउ मेनी लेयर्स तो बोलोगे 3। हाउ मेनी सेल्यूलर लेयर्स? 2। बेसमेंट सेल्यूलर नहीं होती। इतना सामने सामने बता के सामने सामने क्वेश्चन पूछ रही हूं, सामने सामने शगुन कर रहे हो यार। सामने इतनी जल्दी गलत कैसे कर सकते हो यार? बेटा यहां तक डन हो गया है तो आगे बढ़े, यहां तक डन हो गया है तो आगे बढ़े। मतलब इतनी जल्दी से गलत कैसे कर सकता है कोई इंसान? भाई तुम्हारे अंदर ही पोटेंशियल है भाई। डिफ्यूजन बाउंड्री इज फॉर्म्ड ऑफ diffusion boundary is formed of 3 layers। लिखो इसे अब बेटा, अलग ही तुम लोग आदमी लोग हो यार। कैसे कर सकते हो बेटा आप ऐसे? कैसे आपके अंदर इतना पोटेंशियल कैसे आया बेटा? नंबर 1,
सिंपल स्क्वामस epithelium of alveoli, simple squamous epithelium of alveoli. Number 2, basement substance. Number 3, endothelium. Of pulmonary capillary. एक चीज और मैं बता दूं, ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है बेटा, आपको क्या लगता है ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मोटी होनी चाहिए या पतली होनी चाहिए ताकि आपके डिफ्यूजन को सपोर्ट कर सके? क्या लगना चाहिए आपको? क्या लगता है लॉजिकली? लॉजिक तो तुमने इतना लगा दिया कि तुमने अभी अभी बेटा इतना बड़ा जहर उगल दिया। सही नाम रखा है तुम्हारा सपोले। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है इसकी तुम्हें क्या लगता है बेटा, बहुत ज्यादा थिकनेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ताकि ये फेवरेबल हो? और ऑफ कोर्स बेटा यहां से डिफ्यूजन होती है, हाँ पतली होनी चाहिए। नहीं तो बेटा डिफ्यूजन करते करते तो भाई गैसेस को भी मौत आ जाएगी। कब तक करता रहे भाई, पार ही करता रह जाएगा। जैसे जैसे हम बोलते नहीं है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्यों होती है कैपिलरी में, क्यों होती है आपकी नेफ्रॉन्स में, ग्लोमेरुलस में क्यों होती है, जहां से फिल्टर होना होता है। भाई अगर इतनी मोटी लेयर होगी तो छानते छानते बेटा वक्त गुजर जाएगा। पतली होगी तो वो सपोर्ट करेगी डिफ्यूजन को, और ये बहुत पतली होती है बेटा। इसकी जो थिकनेस होती है इट इज लेस देन 1 मिलीमीटर। एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, लेस देन 1 मिलीमीटर। इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 mm। इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 mm। तो जितनी पतली उतना इजी डिफ्यूजन। अब मुझे बता दो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन समझने में कोई दिक्कत? ये 3 लेयर्स हैं बट ये नॉन सेल्यूलर है। कभी भी पूछा जाए हाउ मेनी सेल्यूलर लेयर, आंसर 2 होगा। आंखें और दिमाग खोल के आंसर देना। यस एवरीबॉडी, समझ में आ गया? यस, एनसीईआरटी ने सिर्फ लेस देन 1 mm दिया हुआ है, आप अप्रोक्सीमेटली 0.2 mm लिख सकते हो। अरे हमने इसकी थिकनेस लिख रखी है। थिकनेस मतलब कि कितनी थिकनेस है, चाहे पतली ही हो पर उसको लिखोगे तो थिकनेस ना। तुम अजीब हो यार, ठीक है ना? हाँ जी। अब बेटा अगला, जैसे हमने ये चीज की तो हम सबसे पहले डिफ्यूजन समझने से पहले समझेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली एज पर एनसीईआरटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहला फैक्टर तो तुम डिस्क्राइब कर चुके हो। सबसे पहला फैक्टर तो बेटा तुम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हो ऊपर, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। सबसे पहला फैक्टर मैम जो किसी भी एयर की एक्सचेंज को अफेक्ट करता है, एयर के एक्सचेंज को अफेक्ट करता है, दैट इज बेटा डिफ्यूजन बाउंड्री, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मैम जितनी ज्यादा पतली मेम्ब्रेन उतना इजी डिफ्यूजन, जितनी चौड़ी मेम्ब्रेन उतना टफ डिफ्यूजन। सो द फर्स्ट फैक्टर दैट कैन बेटा इम्पैक्ट, दैट कैन अफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस is number 1, thickness of the membrane, thickness of the membrane। बेटा सो तो नहीं गए तुम लोग? इतना गलत आंसर करके तो बेटा तुम्हें नींद भी नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी मैं बेटा आई एम वेरी यू नो अ नाइस पर्सन, हम्बल पर्सन आस्किंग यू दिस। अदरवाइज तो स्लैपिंग होनी चाहिए थी, पिट्टी होनी चाहिए थी। अब तो स्लैपिंग कर भी नहीं सकते, पिटाई कर भी नहीं सकते, एकदम ऑफेंड हो जाते हैं आज के बच्चे। अरे मैम आपने हमें तू बोल दिया, आप हमें आप करके बोलो, मैंने देखा कहीं पे। भाई अब बेटा देखो, जो लोग हमें पर्सनली नहीं जानते ना, और ऐसा आपके साथ भी होगा इसलिए मैं बता रही हूं, किसी और की जजमेंट वो उसकी जजमेंट है, उसकी जजमेंट से आप वैसे नहीं बन जाते हो बेटा। किसी ने मुझे बोल दिया अरे भाई आपने स्टूडेंट को तू करके बोला, कैसे आपने स्टूडेंट को आप करके बोलिए, आपको तमीज नहीं है, आप स्टूडेंट को तू करके बोल। अब उनको क्या बताएं भाई, कुछ होता है अपना पर्सनल कनेक्शन। भाई कभी कभी प्रेम से भी तू निकलता है। कई लोग आप बोल के भी बेटा इंसान को इतना खराब बोल देते हैं। अभी हमें ही बोलते हैं, मुझे ही बोलते हैं कितने सारे लोग, मतलब बोलते यहां से सामने से मैम और आप, और देखो कितने अपशब्द बोलते हैं। तो एक शब्द से तो पहली बात तो आपने उसको डिनोट कर दिया, अरे है ना,
और उनको पता ही नहीं है कि मेरा बच्चों से क्या कनेक्शन है। बच्चे मेरे को, मैं बच्चों से कभी कभी तू करके क्यों बोलती हूँ, प्रेम से बोलती हूँ, प्यार से बोलती हूँ यार, अपना समझ के बोलती हूँ। अरे तू करके कैसे बोला तू, ठीक है। बट anyone ever in your life, anybody giving any opinion about you, that's their opinion beta. And always remember there are so many, कितनी population है, you will read about the population beta data in 12th class. So इस world population में you are going to meet so many people in your life. Everyone has an opinion about you. Your mother is having an opinion about you. Your father is having an opinion about you. Your brother is forming an opinion about you. Your 100 friends have 100 of opinion about you. Who are you? Who are you? You are what you think of yourself बेटा. And हो सकता है इन सबके ओपिनियन में से कुछ आप हो, बट बेटा किसी और के ओपिनियन से उछलना भी नहीं, अरे इसने मुझे बहुत अच्छा बोल दिया, और किसी और के ओपिनियन से अपने आप को दुखी भी नहीं कर दिया, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। वरना आप जीवन भर दूसरों की बेटा अप्रूवल का वेट करेंगे अच्छा फील करने के लिए, अगर आप दूसरों की अप्रूवल से खुश होते हैं तो। समझ गए? चलिए चलिए इधर आइए वापस। लेकिन मेरे प्यारे सपोलो, यू आर अ सपोला uggling zahar in every class, giving ganda answer in every class. Sometimes you give nice answers, but sometimes you uggling zahar. ठीक है, अब आओ वापस। हाँ चलो 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 वापस आओ। Thickness of the membrane is the first factor, ma'am, that affects the exchange of gases. समझ गए? Yes. So thickness कैसे affect करती है मैम? If the diffusion membrane is thin, if the diffusion membrane is thin, yes, easy exchange or diffusion of gases occurs. Poor English. My English is so poor. Very poor English. Okay? Don't know English. Easy diffusion of gases occurs, beta. Done, 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 done कर लो. Done, 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 done. सबसे पहला हो गया बेटा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मैम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थिन होगी तो गैसेस का एक्सचेंज इजी होगा, और हमने देखा भी है मैम कि हमारी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो बड़ी पतली होती है मैम, 1 mm से भी कम, तो बहुत इजी डिफ्यूजन हो जाता है मैम। फर्स्ट फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर मैम, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी है, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी है वो भी ये डिसाइड करता है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को इंपैक्ट कर सकता है कि नहीं। बेटा अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे चीनी है और नमक है, जैसे हम उसका केमिस्ट्री में कुछ पढ़ते हो ना, सॉल्युबिलिटी, जो जितना इजी बेटा, जैसे नमक बहुत जल्दी घुल जाता है, चीनी घुलती है बट देर से घुलती है, तो वैसे ही बेटा आपके ब्लड में कितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है किसी गैस की, वो भी कहीं ना कहीं बेटा ये अफेक्ट करेगा डिफ्यूजन को। जिसकी सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होती है ना बेटा, उसका डिफ्यूजन उतना आसानी से होता है। और ये तो बहुत सिंपल साइंस है, इजियर द मोर इज द सॉल्युबिलिटी, इजियर इज द डिफ्यूजन। जितनी ज्यादा जिसकी सॉल्युबिलिटी, और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, जी हाँ आप देख रहे हैं सावधान इंडिया, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि CO2 हैज 20 से 25 टाइम्स मोर सॉल्युबिलिटी देन ऑक्सीजन। लिख लें इसे, ठीक है। सो रहे होगे तो जाग जाइए, जाग जाइए। जी हाँ मैं बात कर रही हूं किसकी बात कर रही हूं बेटा? नंबर 2 सेकेंड फैक्टर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बताया मैंने खेल खेल में, लेकिन आपको ये याद रखना है बेटा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मोर इज द सॉल्युबिलिटी, more is the solubility, easier is the diffusion, easier is the diffusion। समझ गए? और बेटा मैम ने इसमें क्या डेटा बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैम ने एक डेटा बताया बहुत इंपॉर्टेंट, यस,
CO2 इज, और क्या तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पता है बेटा? CO2 इज 20 से 25 टाइम्स more soluble than oxygen. मोनोऑक्साइड के बारे में पता है बेटा तुम्हें? हाँ, मोनोऑक्साइड के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, बट बेटा मैं इसके बारे में एक बेहतरीन चीज तुम्हें आगे बताऊंगी भी थोड़ा। आपने ऐसा सुना होगा ना, क्योंकि ये छोटे बच्चों को तो पढ़ाया जाता है जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं कि एक क्लोज रूम में अगर कोई वो लैंप ऑन करके सो गया, वो मोमबत्ती जला के सो गया, ऐसा आप लोग ने, शायद आप लोग ने ऐसा करके कुछ पढ़ा होगा। हालांकि ऐसा होता है कि जब इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, वेरी वेरी हार्मफुल गैस। और वो इतनी हार्मफुल क्यों होती है? एक तो मैं आपको बताऊं, जैसे CO2 जो है 20 से 25 टाइम ज्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। हमें तो बेटा हमें ऑक्सीजन अपनी बॉडी के डायरेक्शन में भेजना है और CO2 को बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज बैक करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, पता है कितने टाइम ज्यादा सॉल्युबल होता है? 200 से 250 टाइम। उसकी वो सॉल्युबल नहीं होता है, उसकी हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग, उसकी जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग, आप वैसे तो एनसीईआरटी का में नहीं दिया हुआ, जैसे ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। सॉल्युबिलिटी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाइंडिंग होती है वो हीमोग्लोबिन से अलग जगह पे होती है। अब आपको शायद अभी वो चीजें पता नहीं है, तो मैं ज्यादा उसकी गहराई पे नहीं जा रही हूं, क्योंकि CO2 जो होता है वो हीमोग्लोबिन से अलग जगह पे बाइंड करता है, ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन से अलग जगह पे बाइंड करता है। बट ऑक्सीजन जो होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, ये कंपीट कर रहे होते हैं हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड 200 से 250 टाइम ज्यादा एफिनिटी, ज्यादा अट्रैक्टिवनेस रखता है हीमोग्लोबिन के लिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, अगर वो प्रेजेंट रहा तो उसकी एफिनिटी, उसका प्यार ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन से 200 से 250 टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, खैर ये वाला कंसेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और वो क्यों इतना टॉक्सिक है मैम, अगर वो बॉडी के अंदर हमें की फर्क पैंदा, लेकिन फर्क पैंदा है बेटा, आगे आप पढ़ेंगे हम की फर्क पैंदा है। ठीक है, थर्ड फैक्टर और आखिरी फैक्टर जो बेटा आज हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे, एंड दैट फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। पार्शियल प्रेशर को मैंने कैसे डिफाइन किया था आप लोगों के लिए, मैंने एक डायग्राम भी बनाया था। आपके एटमॉस्फेयर में बेटा मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, देयर आर मिक्सचर ऑफ गैसेस। मैम ऑक्सीजन ही क्यों आगे बढ़ा, ऑक्सीजन ही क्यों आगे बॉडी में डिसॉल्व हुआ, CO2 की उल्टी दिशा में ही क्यों कदम बढ़े, बाकी गैसेस क्यों नहीं डिसॉल्व हुई? क्योंकि गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है मैम, वो डिपेंड करता है उनके पार्शियल प्रेशर पर। बिकॉज एक जगह पे मिक्सचर ये क्लोज रूम है, क्लोज रूम में बड़े सारे गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है। मैम मैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर डिफाइन करना चाहती हूँ तो मैं इस रूम में कैसे डिफाइन करूंगी? तो मैं कहूंगी कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपको जो दिख रहे हैं, ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, जो इंडिविजुअल गैस दिख रहा है इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उस इंडिविजुअल गैस ने इस रूम के वॉल पर क्या प्रेशर लगाया, वो उसका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है। या CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है? CO2 ने जो इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्ट किया इन द वॉल, वो इस रूम के अंदर, वो उसका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है। वैसे ही एटमॉस्फेयर में भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो उस इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। और टोटल प्रेशर कैसे निकालते हो? इन सारे पार्शियल प्रेशर को ऐड करके, इन सारे पार्शियल प्रेशर को ऐड करके। आज तो बेटा हमें 9000 हार्ट मिल गए हैं भाई, इतने हार्ट को हम कहां लेके जाएंगे? सो इसको मैंने डायग्रामेटिकली तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया है। The pressure exerted by an individual gas in the mixture of gases, is known as इट्स पार्शियल प्रेशर। वो उस इंडिविजुअल गैस का
पार्शियल प्रेशर कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट मेरे सपोलो कैसे करते हैं? ओ भाई 12,000। अब बेटा कोई कंपटीशन मत करना भाई, तुम्हारे ना जो सीनियर्स हैं उन्होंने यही चक्कर में अपना उन्होंने दिल बनाए थे 75,000, पता नहीं कितने दिल बना दिए थे। आपको कंपीट नहीं करना है भाई, मत बनाओ यार दिल, मतलब बनाओ पर कंपटीशन में मत बनाओ यार, कंपटीशन में नहीं, ठीक है बेटा। पार्शियल प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे P स्मॉल लिखा हुआ है और O2 लिखा हुआ है, जैसे P स्मॉल लिखा हुआ है CO2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है बेटा? पार्शियल, अरे भाई ये कौन सा कलर आ गया तगड़ा, इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आज बहुत ना मजा आया यार तुम्हारी क्लास में, पता नहीं मजा आता है, ऐसा नहीं है कि मैम आपको पहले मजा नहीं आता था क्या, हमारी क्लास में आता था, पर आज एक अलग फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इसे बोलते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है ना। स्मॉल p रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है ना। और बेटा एक चीज जो कल हमें क्लास में बहुत ज्यादा काम आएगी, और मैं तुम्हें ना एक होमवर्क भी देके जाऊंगी, एयर ऑलवेज बेटा मूव्स फ्रॉम, या गैस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, एयर या गैस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हाई पार्शियल प्रेशर रीजन। पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा खेल है बेटा, वो जो पूरा खेल है ना कल की क्लास का, वो इसी लाइन पे है। और इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इतना इजी कि पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुम कहोगे कि मैम ये तो इतना इजी था। पर प्रॉब्लम पता है कहां आती है? तुम्हें बेसिक्स नहीं आते बेटा, और जब तुम्हें बेसिक्स नहीं आती है ना तो हमें उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एक बार मैं तुम्हें बेसिक्स समझा दूं तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो वो तो बाएं हाथ का खेल है, समझ रहे हो। तो मैं तुम्हें बेसिक्स को कल उसको समझाने में मुझे थोड़ी सी एफर्ट्स लगेंगी, और मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए कि तुम पढ़ के आओ थोड़ा सा बेटा। मैं चाहती हूं तुम पढ़ के आओ। हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, थोड़े बेसिक्स पढ़ के आओगे। जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा पढ़ के आना, हार्ट में जो ब्लड वेजल्स है बेटा थोड़ा वो पढ़ के आना, है ना। ये जो पार्शियल प्रेशर्स मैंने थोड़े से बेटा यहाँ पे लगा के जाऊंगी एनसीईआरटी, थोड़ा वो पढ़ के आना यार। मिलके मेहनत करेंगे तभी तो सिलेक्शन आएगा ना यार। आप भी तो मेहनत करोगे ना, मिलके मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन आएगा। यस, डन 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 अगर हो गया। चलिए बहुत सारे दिल के लिए बेटा धन्यवाद। हाँ 21,000 दिल आ गए थे। अब बेटा पढ़ाई, चलिए बेटा आज की क्लास कैसी समझ में आई, कितना बढ़िया लगा? आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो जरूर कीजिएगा, दैट मैटर्स अ लॉट टू अस। और बताना भैया ठीक है। जब मैं बोलती हूँ ना बेटा कौन सा पार्ट अच्छा लगा, तो बच्चे लिखते हैं मैम ये मत पूछा करो कौन सा पार्ट अच्छा लगा, हो सकता है कई बच्चों को। अच्छा एक बच्चे का कमेंट था, पता नहीं तुम्हारी क्लास में, अभी ना वो कल देखूंगी फिर मैं, क्योंकि अभी मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट्स है कि मैं क्या बताऊं तुम्हारी क्लास में या फिर लक्ष्य बैच में, कि मैम अगर आप हमारे कमेंट्स पढ़ती हो, मुझे तभी विश्वास होगा जब आप मेरा ये वाला कमेंट पढ़ोगी। तो मैंने कहा कि भाई पढ़ती हूँ यार, तुम लोग कितना प्रूफ मांगोगे, पता नहीं तुम्हारी क्लास का था या किसी और। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा था कि भाई पढ़ती हूँ, लेकिन अभी बेटा फोन मेरे पास है नहीं, तो मैं बाद में दिखाऊंगी कभी, ठीक है। मैं ये छोड़ के जा रही हूँ, ये थोड़ा सा तुम देख लेना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थोड़े बेसिक्स बेटा कर लेना, ये मैं छोड़ के जा रही हूँ। बस एनसीईआरटी की रीडिंग और वो बेसिक्स करके आना, कल हम यहां से बेटा शुरू करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर 26,000 दिल, बहुत मजा आया आपकी क्लास में। तो बच्चे कहते हैं कि मैम इंडिविजुअल पार्ट मत पूछा करो, हमें अच्छा लगा। चलो इंडिविजुअल पार्ट मत बताना, पर क्या अच्छा लगा या नहीं वो बताया जरूर करो, है ना, बिकॉज योर रिव्यू इज इंपॉर्टेंट। आगे अब हम बेटा हम अगली क्लास में करेंगे, और मुझे बहुत मजा आया आपकी क्लास में, बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़े, और कल हम और जोश और एनर्जी के साथ में बेटा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, गाना सुनाने के लिए बोलोगे तो फटाफट से गाना सुना के चली आती हूँ। हाँ 30,000 दिल आ गए, बस बस बस, अब और नहीं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। बट ये आपको पढ़ाई के लिए क्या करना है बेटा, गाने तो ऐसे ही हैं, लेकिन आपको तुझसे में क्या करना है, पढ़ाई,
ठीक है? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मेरी आशिकी बेटा, आशिकी सिर्फ सब्जेक्ट तुम ही हो, तुम ही हो, ओनली तुम, तभी भला होगा आगे, वरना इस चक्कर में अभी पढ़े ना तो बेटा नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। ठीक है, फायदा कम ही है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। धन्यवाद बेटा, लॉट्स ऑफ लव टू यू, सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू बच्चा पार्टी, बाय। एक दूसरी क्लास है ना, ये सिर्फ आधे घंटे की होगी।